हेलो फ्रेंड्स, सिविल स्टेप के यूट्यूब चैनल के ऊपर आपका बहुत बहुत स्वागत। इकोनॉमी स्थापना डे 2 का ये हमारा वीडियो है। इस इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर हम कुछ 4 टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं जिनके नाम मैंने आपके सामने रखे हैं। फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग, मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स एंड टाइप्स, इन्फ्लेशन इंडेक्सेस, इन्फ्लेशन मैनेजमेंट इन इंडिया। ऊपर के जो 2 टॉपिक है वो मॉनेटरी सिस्टम के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। मॉनेटरी सिस्टम चैप्टर के अंदर बहुत सारे और टॉपिक्स है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, इनकी पूरी अंडरस्टैंडिंग मैं आपको दे दूंगा। इन्फ्लेशन के अंदर काफ़ी सारे टॉपिक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन्फ्लेशन इंडेक्सेस, इन्फ्लेशन मैनेजमेंट इन इंडिया, इन्फ्लेशन वगैरह क्या होता है, क्यों होता है, ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें ही आपको मालूम होनी चाहिए। इन सारी चीज़ों का मैं आपका रिवीजन करवा दूंगा। फाउंडेशन बिल्डिंग, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, सारी चीज़ें मैं आपको इस लेसन के अंदर करवा देने वाला हूँ। देखिए, हमारा जो आपके लिए इंटेंसिव रिविजन प्रोग्राम चलने लग रहा है प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए, तो उसके अंदर हम जो है अभी ये ब्लू वाली जो पट्टी है उसके ऊपर ध्यान देंगे। कल स्थापना 8 AM हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ आपने देख ली है। अगर आपने नहीं देखी है तो आपको तुरंत देख लेना चाहिए, क्योंकि जो है उसके अंदर हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन करे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ले लीजिए, कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम एज वेल एज इंपॉर्टेंट मैक्रो इकोनॉमिक आइडेंटिटीज़ क्या होती है, वो हमने डिस्कस करा है। कल का हमारा प्रयास लाइव सेशन हो चुका है, जिसके अंदर हमने ऊपर वाले टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व कर दिए हैं और कई सारे और टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व कर लिए हैं। टाइप्स ऑफ गुड हो गया, इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक आइडेंटिटीज़ हो गया, फॉर्मूले हो गए, जीडीपी कैलकुलेशन हो गया, ये सारी चीज़ों के बारे में हम बात कर चुके हैं कल। आज जो हमारे को बात करनी है, डे 2 के अंदर आप आए हैं, राइट। ये हमारा स्थापना का सेशन है जो कि 8 AM पे नहीं आया, थोड़ा सा डिले आया है। और ये टॉपिक्स हमारे को जो है कवर करने हैं। क्यों? क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इंपॉर्टेंट चीज़ है ये लाइव, इसको नोट करना। 8 PM पे आपको आज शाम को लाइव हाजिर होना है प्रयास के लिए, और आपको मैं पूछूंगा क्वेश्चंस और उन क्वेश्चंस का आपको आंसर करना है। तो आपको मालूम पड़ेगा कि आपके कॉन्सेप्ट कितने क्लियर है, कितने नहीं है, राइट। तो हम जो कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करने वाले हैं, क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, वो ना केवल इसी टॉपिक्स के ऊपर से डिस्कस करने वाले हैं जो हम डिस्कस करने लग रहे हैं यहाँ पर, बट और भी जो टॉपिक्स हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एग्जाम पूछे जा सकते हैं, उनको भी हम कवर करवाने वाले हैं। सिस्टमैटिक तरीके से पूरे हफ्ते भर के अंदर आपके सारे मेजर टॉपिक्स का रिविजन भी हो जाएगा। सिस्टमैटिक तरीके से आप उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेंगे और कॉम्पिटिटिव माहौल के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जब आप लाइव क्वेश्चन सॉल्व करते हैं दोस्तों, तो कैसा होता है कि आपको मालूम पड़ता है कि आजू बाजू वाले क्या कर रहे हैं, क्या जवाब दे रहे हैं, क्या स्कोर आने लग रहा है, कौन कहाँ फंसने लग रहा है। क्वेश्चन आपको समझ में आता है कि कौन सा क्वेश्चन डिफिकल्ट है, मॉडरेट है, ईजी है दुनिया के हिसाब से, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, राइट। तो आपको सबसे कम्पीट करते हुए आगे निकलना है। इसीलिए आपको सबके साथ बैठ के थोड़ा सा अगर मौका मिलता है क्वेश्चन सॉल्व करने का, जो कि सिविल स्टेप आपको देने लग रहा है, तो उस मौके को आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहिए। आपको अपने फ्रेंड्स को, कलीग्स को, लाइब्रेरी मेट्स को भी बोलना चाहिए कि आइए प्रयास के अंदर आइए, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इंटेंसिव तरीके से, राइट। विदाउट एनी टाइम वेस्ट हम हमारे कॉन्सेप्ट्स को आगे लेकर चलते हैं। तो आज जो हमारे को पहला कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है, दैट इज फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग। अगर आपको समझ में आता है, मज़ा आता है, तो आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेंगे, और समझ में तो पक्का आने ही वाला है। अब देखिए, ये है कस्टमर 1। ये कस्टमर 1 के पास मान लीजिए आरबीआई ने एक पोटली पैसा पहुंचा दिया, कैसे भी आ गया, एक बार अज्यूम कर लीजिए कि इनके पास पैसा आ गया, राइट। मेरे को आपको समझाना है फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग क्या होती है। कोई भी व्यक्ति के पास पैसा आता है तो वो उस पैसे से क्या करता है, वो उस पैसे को लेकर जाता है बैंक के अंदर, और वो पैसे को बैंक के अंदर डिपॉजिट कर देता है। क्यों डिपॉजिट कर देते हैं? ताकि बैंक उस पैसे को सेफ रखे, बैंक उस पैसे के ऊपर इंटरेस्ट कस्टमर को पे करे। अब बैंक जो है वो पैसे का क्या करती है, बैंक को अगर 5% मान लीजिए इंटरेस्ट इनको देना है इस पैसे के ऊपर 1 साल बाद, तो बैंक को इस पैसे के ऊपर जो है कुछ ना कुछ इंटरेस्ट खुद कमाना पड़ेगा, राइट। तो अगर बैंक इस पैसे को क्या करेगी, बैंक उठा के दूसरे कस्टमर को लेंड कर देगी। बैंक के पास कोई कस्टमर आएगा जिसको लोन की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो बैंक एक हिस्सा इस पैसे के अंदर से इस कस्टमर को लेंड कर देगी। एक हिस्सा क्यों लेंड करा, पूरा क्यों नहीं लेंड कर दिया? थोड़ा सा पैसा यानी कि एक फ्रैक्शन ऑफ पैसा जो डिपॉजिट आया था, वो बैंक अपने पास जो है संभाल के रखती है। एक फ्रैक्शन ऑफ पैसा अपने पास बैंक संभाल के क्यों रखती है? क्योंकि जो कस्टमर 1 है, अगर वो कल को आता है कि मेरे को 1000, 2000, 3000, 5000 रुपया दे दो, मेरा पैसे के अंदर से मेरे को रिक्वायरमेंट है, तो बैंक उसको क्या बोलेगी, नहीं है तुम्हारे को देने को, हमने तुम्हारा सारा पैसा उठा के कस्टमर 2 को लेंड कर दिया। तो कस्टमर 1 क्या बोलेगा, मेरा पैसा तुमने सारा उठा के लेंड कर दिया और मेरे को बोल रहे हो कि मेरा पैसा नहीं है तुम्हारे पास, हाउ इज दिस, व्हाट इज दिस नॉनसेंस। इस प्रकार से बात हो जाएगी। तो बैंक क्या करती है कि कभी भी पूरा जो डिपॉजिट्स आते हैं बैंक के पास, हजारों कस्टमर से जितने भी टोटल डिपॉजिट्स आते हैं, सारा उठा के लैंड नहीं कर देती है। एक फ्रैक्शन ऑफ डिपॉजिट को बैंक अपने पास रखती है
जो डिपॉजिटर्स हैं वो कभी भी आ सकते हैं थोड़ा बहुत पैसा विड्रॉ करने के लिए। पूरा पैसा जनरली विड्रॉ करने के लिए कोई नहीं आता है, और कोई आता भी है तो सारे के सारे एक साथ में नहीं आ जाते हैं, राइट। तो ये सारी सिचुएशन जो है इसी को हम बोलते हैं फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग, यानी कि क्या कि जो पैसा आया उसका एक फ्रैक्शन जो है बैंक अपने पास रखती है, और जो उसका मेजर हिस्सा है, मान लीजिए 80% हिस्सा है, वो आगे लेंड कर देती है। कस्टमर टू क्या करेगा, वो अपनी बैंक में जाएगा और कस्टमर टू वो बैंक में अपने जाके पैसे को डिपॉजिट कर देगा। जब तक उसको रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी उस पैसे की, तब तक वो पैसा बैंक के अंदर बैठा रहेगा। वो बैंक क्या करेगी, बैंक एक और कस्टमर को ढूंढ के लाएगी, और जो पैसा उसने रिसीव करा है उसका एक फ्रैक्शन जो है, बड़ा फ्रैक्शन 80% मान लीजिए, वो कस्टमर थ्री को दे देगी। कस्टमर थ्री क्या करेगा, कस्टमर थ्री जो है अपनी एक नई बैंक के अंदर जाएगा, उस बैंक के अंदर पैसा डिपॉजिट कर देगा तब तक के लिए जब तक कि उसको पैसा रिक्वायर्ड नहीं रहता है। वो बैंक क्या करेगी, मेजर फ्रैक्शन ऑफ दैट मनी को वो कस्टमर फोर को लेंड कर देगी फॉर लेटेस्ट से एजुकेशनल लोन पर्पसेस। कस्टमर फोर क्या करेगा, जाके अपने कॉलेज में पैसा दे देगा, कॉलेज अपने बैंक के अंदर जाके पैसा को डिपॉजिट कर देगी। तो मैंने आपको दिखा दिया यहाँ पर एक और बैंक, और ये पैसा इनडायरेक्टली डायरेक्टली जो एक और बैंक के अंदर पहुंच जाएगा। अब ये पैसा जो बैंक के अंदर पहुंचा, बैंक क्या करेगी कि इसका मेजर फ्रैक्शन जो है वो किसी कस्टमर फाइव को लेंड कर देगी। कस्टमर फाइव जो है वो उससे जाकर अपनी स्कूटर वूटर खरीद लेगा, और जो स्कूटर खरीदने के नाम का शोरूम को उसने पैसा दिया, शोरूम जाकर वो पैसे को बैंक के अंदर डिपॉजिट कर देगा। तो हमने क्या देखा बेसिकली कि पैसा आरबीआई ने कितना इंट्रोड्यूस करा था सिस्टम के अंदर, पैसा आरबीआई ने केवल इतना इंट्रोड्यूस करा था सिस्टम के अंदर, राइट। ये लोग थे जिनके पास, मैंने आपको बोला था कि अज्यूम कर लो कि कहीं से तो पैसा इनके पास आ गया है, मान लीजिए आरबीआई ने इनको दे दिया है, तो ये दिस इज द एक्चुअल अमाउंट ऑफ मनी। दिस इज, मान लीजिए अगर कैश देखा जाए या कॉइन्स देखे जाए, तो दिस इज द ओनली अमाउंट ऑफ मनी विच इज एक्चुअली बीन इंट्रोड्यूस्ड इनटू द सिस्टम। तो फिर ये एज वेल एज ये और ये क्या है, ये जो है ये सब क्या रखा हुआ है, ये बेसिकली जो है आपके जो है ये आपका क्रेडिट क्रिएट करा गया है इन द बैंकिंग सिस्टम। दिस इज द क्रेडिट विच हैज बीन क्रिएटेड इन द बैंकिंग सिस्टम बाय द बैंक्स बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग। तो बैंक क्या करती है, क्रेडिट क्रिएट करती है। कैसे क्रेडिट क्रिएट करती है, ये वाली बैंक ने कौन सा क्रेडिट क्रिएट करा, ये वाली बैंक ने ये वाला क्रेडिट क्रिएट करा। कैसे कि ये वाली बैंक ने क्या करा कि ये जो पोटली इधर पहुंची थी, इसने अपने कस्टमर टू को लेंड करी थी, कस्टमर टू ने उठा के ये बैंक में डिपॉजिट कर दी। ये वाली बैंक ने जो है, ये वाली बैंक ने ये वाला क्रेडिट क्रिएट करा, ये वाली बैंक ने क्या करा, ये वाला क्रेडिट क्रिएट करा, ये वाली बैंक ने क्या करा, ये वाला क्रेडिट क्रिएट करा। तो इस प्रकार से ये क्रेडिट क्रिएशन का साइकिल चलने लग रहा है। ऑब्वियस सी बात है कि पूरा का पूरा जो भी डिपॉजिट आ रहा है वो उठा के नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दे चुका हूँ। तो पॉइंट ये है कि जो हाई पावर्ड मनी विच इज बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय द आरबीआई लेट अस से इनटू द सिस्टम इज ओनली दिस मच, जो मैंने आपको करली ब्रैकेट बनाकर दिखाया। लेकिन टोटल चेकेबल डिपॉजिट जो है वो केवल ये नहीं है, वो दिस प्लस दिस पूरा एंटायर अमाउंट है। तो इस प्रकार से हमारा क्रेडिट सिस्टम चलने लग रहा है, जिसके अंदर अगर मान लीजिए आरबीआई 50,000 करोड़ रुपया सिस्टम के अंदर इंट्रोड्यूस करेगी, तो टोटल चेकेबल डिपॉजिट जो क्रिएट होंगे सिस्टम के अंदर वो 50,000 करोड़ से कहीं ज़्यादा होंगे। क्योंकि मान लीजिए मेरे को 50,000 करोड़ रुपया आरबीआई ने दे दिया, मैंने उठा के अपने एचडीएफसी बैंक में डाल दिया। एचडीएफसी बैंक क्या करेगी, 50,000 करोड़ रुपया तो मेरे खाते के अंदर है, ठीक है, अच्छी बात है, उसमें से 40,000 करोड़ रुपया उठा के मान लीजिए आपको दे देगी। आपने उठा के उसको आईसीआईसीआई में डाल दिया, 40,000 करोड़ को डिपॉजिट कर दिया। आईसीआईसीआई क्या करेगी, 40,000 करोड़ का मान लीजिए 32,000 करोड़ रुपया उठा के किसी और को लेंड कर देगी। जिसको भी लेंड करा उसने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर जाकर 32,000 करोड़ रुपया डिपॉजिट कर दिया। जो 32,000 करोड़ रुपया डिपॉजिट करा स्टेट बैंक ने, तो स्टेट बैंक उठा के उसको आगे लेंड कर देगी उसका 80% मान लीजिए। तो मान लीजिए कि उसका 80% मोटा मोटी अगर मैं आपको बोलूँ तो आप मान लीजिए 26,000 करोड़ मान लीजिए, तो 26,000 करोड़ एसबीआई ने उठा के लेंड कर दिया। तो आप देखने लग रहे हैं कि किस प्रकार जो है क्रेडिट बढ़ता जाने लग रहा है। एक्चुअल तो कितना आया था, 85,000 करोड़ आया था, लेकिन उसी के ऊपर हम बिल्डिंग बनाते जाते विद द अंडरस्टैंडिंग कि कोई भी कस्टमर को एट अ पॉइंट इन टाइम उसको ए फ्रैक्शन ऑफ हिज डिपॉजिट्स रिक्वायर्ड रहने वाले हैं फॉर हिज यूटिलिटी, फॉर हिज यूजेज, है ना, और रिमेनिंग अमाउंट ऑफ मनी हम किसी को लेंड कर सकते हैं। तो ये प्रकार की साइकिल जो है वो चलती जाने लग रही है, और इस साइकिल से आपको बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए। ये एकदम नॉर्मल साइकिल है। हर देश जिसके अंदर भी मॉनेटरी पॉलिसी होने लग रही है एडवांस कंट्रीज के अंदर, वो इसी प्रकार से बैंकिंग सिस्टम्स चलने लग रहे हैं। फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग, डिपॉजिट और क्रेडिट क्रिएशन का मतलब क्या होता है ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। कोई भी डाउट है तो आप बेझिझक पूछिएगा। फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग के बारे में हम बात कर चुके हैं। देखिए फ्रैक्शन ऑफ डिपॉजिट्स जो है बैंक्स अपने पास रखती है। क्यों रखती है? डे टू डे ट्रांजैक्शंस करने के लिए रखती है। तो वॉल्ट कैश के फॉर्म के अंदर रखती है, डिपॉजिट्स विद आरबीआई के फॉर्म
फॉर्म के अंदर रखती है, राइट, और थोड़ा बहुत पैसा जो है वो इंटरेस्ट पेइंग लोन्स के फॉर्म के अंदर रखती है। तो बैंक्स ये वाला पैसा जो है वो लेंड नहीं करती है, ये वाले पैसे को या तो वो अपनी तिजोरी में या आरबीआई के पास या फिर कोई इंटरेस्ट पेइंग लोन्स के फॉर्म के अंदर रिमाइंडर ऑफ द डिपॉजिट्स, हाँ, तो एक पार्ट ऑफ डिपॉजिट विच इज हेल्ड एज कैश एंड विद रिजर्व्स, और रिमेनिंग जो बचा वो इंटरेस्ट पेइंग लोन्स। तो यही चीज़ मैंने आपको बताई थी कि जो भी टोटल डिपॉजिट आया उसका मैंने एक पार्ट तो अपने पास रख लिया और एक पार्ट जो है वो मैंने आगे लेंड कर दिया इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट पेइंग लोन्स। तो क्या हो रहा है, फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग से दो चीज़ें पॉसिबल हो जाती है। क्या दो चीज़ें पॉसिबल हो जाती है? एक तो मैचिंग हो जाती है बोरोवर्स और लेंडर्स की, कि जिनको पैसे की रिक्वायरमेंट है और बैंक्स जिनको पैसा लेंड करना है, जो लोग हैं जिनको अपना पैसा डिपॉजिट करना है, तो बैंक्स उनके बीच में इंटरमीडियरी का काम कर सकती है। पैसा सेफ रहेगा क्योंकि बैंक के पास है, और अगर बैंक को कुछ होएगा तो आरबीआई बैंक को सेव कर देगी, राइट। और लिक्विडिटी ऑफ फाइनेंशियल वेल्थ, मतलब ऐसा होगा कि अगर आप अपने घर में पैसा दबा के बैठे रहेंगे, मान लीजिए 50,000 करोड़ रुपया मैं घर में दबा के बैठा रहा हूँ, ठीक है ना, तो जिनको मान लीजिए कितने सारे लोग हैं जिनको एक एक करोड़ रुपये लोन चाहिए, से 50,000 लोगों को लोन चाहिए थे, लेकिन मैं पैसा दबा के बैठा था अपने घर के अंदर। वही पैसा मैंने उठा के एचडीएफसी बैंक को दिया, एचडीएफसी बैंक ने रिटेल लोन काटे 1-1 करोड़ के, 50,000 लोगों को 1-1 करोड़ रुपए के लोन मिल गए। तो लिक्विडिटी आ गई, यानी कि सिस्टम के अंदर पैसा आ जाता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो सकती है। बॉडी के अंदर जैसे ब्लड होता है वैसे इकोनॉमी के अंदर पैसा होता है। बॉडी को मारना है, ब्लड खींच के निकाल लो, इकोनॉमी को मारना है, उसके अंदर से पैसा खींच के निकाल लो। बॉडी के अंदर स्फूर्ति पैदा करनी है तो अच्छा ब्लड होना चाहिए, एकदम जो बोलते हैं ना सर्कुलेटिंग वाला ब्लड होना चाहिए, बढ़िया में बढ़िया वाला। उसी प्रकार से अगर आपकी इकोनॉमी के अंदर अगर आपको बढ़िया काम करवाना है तो सब लिक्विडिटी बराबर होनी चाहिए, कैश होना चाहिए अपनी इकोनॉमी के अंदर। कैश बोले तो लिक्विडिटी, लिक्विड मतलब कैश मतलब ब्लैक मनी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, नॉर्मल मनी की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो अभी गोल्स क्या है, दो गोल्स है बैंक वगैरह के, फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग के दो गोल्स है, प्रॉफिटेबिलिटी, राइट। तो देखिए पॉइंट ऐसा है कि मेरे को ये वाले पैसे के ऊपर, मैं तो आपसे 5% मैंने आपको डिपॉजिट दिया, तो आपको मेरे को 5% इसके ऊपर मेरे को आपको क्या देना है, इंटरेस्ट देना है। लेकिन ये वाला जो पैसा है इसको बैंक क्या करेगी, मान लीजिए 10% के ऊपर लेंड करेगी, ठीक है ना। और ये वाले पैसे के ऊपर कुछ खास मान लीजिए इंटरेस्ट नहीं आता है, मान लीजिए इसके ऊपर 0 ही इंटरेस्ट आता है, लेकिन इसके ऊपर जो 10% इंटरेस्ट आता है, ये वाला जो 10% इंटरेस्ट आता है, दैट इज मोर देन सफिशियंट टू पे 5% इंटरेस्ट ऑन द डिपॉजिट, है ना। इट इज ऑल्सो सफिशियंट, ये वाला इट इज ऑल्सो सफिशियंट टू पे द सैलरीज ऑफ द बैंक एम्प्लॉइज, इट इज ऑल्सो अ प्रॉफिट फॉर द बैंक, राइट। तो ये जो बैंक लेंड करती है एट द रेट ऑफ 10%, जो बैंक ने लेंड करा ये वाला पैसा, ठीक है, इससे क्या हो जाता है, प्रॉफिटेबिलिटी हो जाती है। बैंक जो है फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज का रोल प्ले करने लग रही है। रेवेन्यू कैसे जनरेट करती है बैंक, इंटरेस्ट के फॉर्म के अंदर, जो बैंक लोन देती है उसके ऊपर बैंक को इंटरेस्ट मिलता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बैंक आपका पैसा सेफ रखती है, सेफ्टी ऑफ डिपॉजिट रहता है, स्टेबिलिटी रहता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहती है। आई होप आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें समझ में आने लग रही है। अब हम बात करेंगे सीआरआर और एसएलआर के बारे में। आरबीआई क्या बोलता है कि बैंक्स को एक प्रपोर्शन ऑफ उनका डिपॉजिट्स को कैश के फॉर्म के अंदर होल्ड करना है, ताकि जो बैंक के कस्टमर को कभी नीड आए तो वो अपना पैसे को ले सके। जैसे फॉर एग्जांपल ले लीजिए, मैंने 50,000 रुपया जो है आईसीआईसीआई बैंक में रख के रखा, अब मैंने नया घर लिया तो मेरे को नया घर का भाड़ा चुकाना है 8,000 रुपया, नए घर की सिक्योरिटी चुकानी है 8,000 रुपया। तो मैंने क्या करा कि अपने एटीएम के अंदर गया और 8,000 8,000 16,000 करके मैंने निकाल लिए। तो मैंने आईसीआईसीआई वालों को फ़ोन करके थोड़ी बोला कि तुम लोग 16,000 रुपया रखना मेरे लिए, मैं निकालने वाला हूं। तो पॉइंट ये है कि आईसीआईसीआई इतनी बड़ी बैंक है कि वो एक फ्रैक्शन, उसके पास बहुत लाखों करोड़ का उसके पास जो है डिपॉजिट है, तो वो एक फ्रैक्शन ऑफ डिपॉजिट हमेशा अवेलेबल रखती है, ताकि कोई भी विड्रॉ करना चाहे तो विड्रॉ कर सकता है, ताकि लोग अपनी जो कैश की रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर सके। परसेंटेज जितना रखना है, राइट, केप्ट इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व इज कॉल्ड कैश रिजर्व रेशियो। मान लीजिए अगर 100 रुपीज़ डिपॉजिट आए हैं बैंक के अंदर और आरबीआई कहता है कि तुम्हारे को 4 रुपीज़ जो है वो कैश के फॉर्म के अंदर रखने की लोगों की नीड रहेगी, तो वो लोग ना उस विड्रॉ कर सके। तो सीआरआर क्या हो गया आपका, सीआरआर हो गया 4%। आरबीआई कह सकता है कि सीआरआर 5% भी हो सकता है, आरबीआई 6% भी सीआरआर को कर सकता है, आरबीआई 7% भी सीआरआर को कर सकता है, कुछ भी कर सकता है।
बट पॉइंट ये है, द लार्जर पॉइंट ये है कि इसका कैश रिजर्व रेशियो का पर्पस क्या है कि लोगों की अगर नीड अराइज होती है तो उनके पास पैसा विड्रॉ करने के लिए बैंक के पास पैसा होना चाहिए कि वो कस्टमर को पैसा दे सके, इसीलिए बैंक को कुछ ना कुछ पैसा अपने पास रखना पड़ता है। तो ये जो पैसा CRR के फॉर्म के अंदर रखा जाता है, या तो ये बैंक के वॉल्ट के अंदर रखा जाएगा या ये RBI के पास भेज दिया जाएगा। इसके ऊपर कोई इंटरेस्ट की अर्निंग नहीं होती है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाईलाइट कर रहा हूँ, कोई इंटरेस्ट की अर्निंग नहीं होती है। बैंक्स कैनॉट यूज दिस मनी फॉर एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट और लेंडिंग, बैंक को अपने पास ये पैसे को रखना है, राइट। RBI की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी डिसाइड करती है कि इंडिया के अंदर CRR क्या होगा। आज के दिन CRR जो है 4% है, राइट। 4% ऑफ देयर नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी जो है उसको 4% ऑफ दैट नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी ऑफ RBI जो भी बैंक है, 4% ऑफ दैट हैज टू बी केप्ट इन द फॉर्म ऑफ CRR। मूविंग अहेड हम बात करेंगे स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो के बारे में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो? हर बैंक को बोला गया है कि एक स्पेसिफाइड पोर्शन उनकी नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज का शुड बी केप्ट इन द फॉर्म ऑफ लेट अस से कैश, गोल्ड और अदर लिक्विड एसेट्स, ठीक है। अभी वॉट एवर मतलब जैसे फॉर एग्जांपल स्पेसिफाइड पोर्शन की बात करी गई है, मान लीजिए कि 16% है ना, या 17% या 18% या 19% जो भी, तो अगर मान लीजिए 100 रुपया डिपॉजिट है तो 16 रुपया आपको कैश, गोल्ड या अदर लिक्विड एसेट्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो होती है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो होते हैं, उनके फॉर्म के अंदर आपको रखना रहेगा। लिक्विड एसेट्स का मतलब क्या होता है? देखिए, लिक्विड एसेट्स मतलब जिनको इजीली कन्वर्ट इनटू कैश करा जा सकता है। आपको अगर सपोज कर लीजिए कि 1 लाख रुपए का आपको मान लीजिए कि एप्पल का फ़ोन खरीदना है, ठीक है ना, आपके पास लैंड अवेलेबल है, आपके पास गोल्ड अवेलेबल है, आपके पास मान लीजिए फिक्स डिपॉजिट अवेलेबल है, आपके पास रिकरिंग डिपॉजिट्स अवेलेबल है, सेविंग बैंक अकाउंट अवेलेबल है। तो आप किसके अंदर हाथ डालेंगे? 1 लाख रुपये अगर आपको चाहिए तो आप शायद अपने सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर हाथ डालेंगे। क्यों? लैंड बेच के मोबाइल खरीदना, लैंड बेचने के अंदर कितना टाइम लगेगा? गोल्ड बेचने के अंदर, मोबाइल खरीदना, गोल्ड बेचने के लिए जाना पड़ेगा, रिस्क इन्वॉल्व है, गोल्ड का प्राइस अप डाउन होने लग रहा है, आपको राइट बायर मिले ना मिले, सारी दुनिया भर के पंगेबाजी है। फिक्स डिपॉजिट तोड़ डालेंगे, उसके अंदर आपको पेनल्टी लग जाएगी, रिकरिंग डिपॉजिट तोड़ेंगे, उसमें आपको पेनल्टी लग जाएगी, सेविंग बैंक अकाउंट आपका है। तो पॉइंट ये है कि लिक्विडिटी का मतलब ये होता है कि ईज ऑफ कन्वर्टेबिलिटी इनटू कैश, राइट। आपके पास बहुत सारे एसेट्स हो सकते हैं, आपकी गाड़ी, आपका FD, आपका सोना, हीरा जवाहरात, मोती, आपके मतलब जो बोलते हैं ना स्टॉक्स, बहुत दुनिया भर के एसेट्स आपके पास हो सकते हैं, राइट। तो इनको आप कितना आसानी से बेच सकते हैं, दैट इज कॉल्ड लिक्विडिटी। तो लिक्विड एसेट्स यानी कि क्या हो जाता है? गोल्ड, सरकार के ट्रेजरी बिल्स, 1 साल का सरकार का गवर्नमेंट बॉन्ड, गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ये सारी जो चीजें हैं ये लिक्विड एसेट्स कहते हैं। NDTL का मतलब ये होता है टोटल डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज ऑफ द पब्लिक। तो डिमांड लाइबिलिटी कौन सी हो गई? जो मान लीजिए करंट अकाउंट के अंदर जो लोगों का पैसा रखा हुआ है, राइट, या फिर फॉर एग्जांपल ले लीजिए सेविंग अकाउंट के अंदर जो लोगों का पैसा रखा हुआ है, उसको हम लोग डिमांड लाइबिलिटी बोल सकते हैं कि ये पैसा कस्टमर जो है कभी भी मांग सकता है और बैंक को देना पड़ेगा। टाइम लाइबिलिटी यानी कि मान लीजिए मोटा मोटी आपकी मैं फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट की बात करने लग रहा हूँ, ये वो वाला पैसा है जो कि लंबे समय तक बैंक के अंदर रखा जाता है, 1, 2, 3, 5, 10 सालों के लिए इस प्रकार से रखा जाता है। तो जो भी डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी है, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी ऑफ कमर्शियल बैंक्स है, उसका एक पोर्शन आपको SLR के फॉर्म के अंदर रखना पड़ता है। डिमांड डिपॉजिट्स कंसिस्ट ऑफ ऑल लायबिलिटीज, ठीक है ना। तो देखिए यही चीज बता रहा है कि डिमांड डिपॉजिट्स वो वाली लायबिलिटीज है, पे ऑन डिमांड, करंट डिपॉजिट हो गया, डिमांड ड्राफ्ट हो गया, वगैरह वगैरह, ठीक है ना। टाइम डिपॉजिट्स का मतलब यहाँ पर क्या बता रखा है? यू हैव टू रीपे ऑन मेच्योरिटी, ठीक है ना। इसके अंदर आ जाता है इंपॉर्टेंट चीज फिक्स डिपॉजिट। तो ये चीज़ें मैं आपको समझा चुका हूँ, ज़्यादा टाइम आपका मैं लूंगा नहीं इसके अंदर। आपको मजा आ रहा है अगर तो आप लाइक शेयर जरूर करिएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ द अथॉरिटी टू इंक्रीज दिस रेशियो अप टू 40%, 40% तक हम इसको लेकर जा सकते हैं, बढ़ाते हुए बढ़ाते हुए बढ़ाते हुए, राइट। अब ये सब चीज़ें कैसे काम आती है, क्यों काम आती है, एक सिंपल सी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो है सॉल्वेंसी। देखिए पॉइंट ऐसा है कि अगर बैंक्स जो है थोड़ा सा भी पैसा जो है, अगर उनके पास 100 रुपीज़ डिपॉजिट आता है और CRR के फॉर्म में 4 रुपये, SLR के फॉर्म में मान लीजिए 16 रुपये, ऐसे करके 20 रुपये बैंक साइड में रखती है, तो 20 रुपया सेफ है एटलीस्ट, कि कस्टमर की नीड है तो 20 रुपया अवेलेबल रहेगा कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर कि हाँ ठीक है चलो ये तो पैसा अवेलेबल है ही है। तो ये हमारे को कैसा रहता है ना कि एक तो पैसा बैंक्स को भी मतलब एक प्रकार से एक बफर मिल जाता है। दूसरा कैसा है कि हमने बोल रखा है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के अंदर इन्वेस्ट करना मैंडेटरी है। तो जब हमने ये बोल दिया कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना मैंडेटरी है, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को भी इन्वेस्टर मिल जाता है, यानी कि गवर्नमेंट जो बॉन्ड इशू करती है वो बैंक को खरीदना ही पड़ता है। तो गवर्नमेंट को भी पैसा देने वाली बैंक मिल जाती है और बैंक को भी एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट मिल जाती है जो कि सेफ है। देखिए
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहीं जाने वाली नहीं है, उनका कभी दिवालिया नहीं निकलने वाला है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बॉन्ड्स के अंदर अगर बैंक्स पैसा इन्वेस्ट करती है तो वो पैसा सेफ माना जा सकता है। तो एक तीर से 3-4 शिकार हो जाते हैं कि लोगों का पैसा अवेलेबल रहता है बैंक के पास, कि लोग अगर आए तो उन्हें मिले पैसा। लोगों का पैसा जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट होता है, जो कि सेफ इंस्ट्रूमेंट है। बैंक्स को भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के ऊपर कुछ ना कुछ रिटर्न तो मिलता ही है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी रिटर्न नहीं मिलता है। तो इस प्रकार से 1-2-3-4 प्रकार के हमारे ऑब्जेक्टिव जो है वो फुलफिल हो जाते हैं जब हम एसएलआर के माध्यम से जो है पैसा जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटी वगैरह के अंदर लगाते हैं। डिफरेंस क्या है सीआरआर एसएलआर के अंदर? देखिए सीआरआर के अंदर जो है ना बात सिर्फ कैश रिजर्व्स की है विद आरबीआई, लेकिन एसएलआर के अंदर जब हम बात करते हैं तो लिक्विड एसेट्स सच एज गोल्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के अंदर भी हम इन्वेस्ट करके रखते हैं। तो मैंने सीआरआर के अंदर कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी का नाम नहीं लिया था, मैंने कोई भी प्रकार से गोल्ड वगैरह का नाम नहीं लिया था, जो कि मैंने एसएलआर के अंदर लिया है। दैट इज़ वन ऑफ द मेजर की डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस ये है कि सीआरआर के ऊपर कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलता है। सीआरआर मतलब जीरो इंटरेस्ट है, बैंक वो पैसा होल्ड करने लग रही है कि कस्टमर आएगा तो उसको देना रहेगा वो पैसा। एसएलआर के अंदर जो है बैंक्स इंटरेस्ट अर्न कर पाती है। मैंने आपको चिल्ला चिल्ला के बोला है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर पैसा अगर इन्वेस्ट करा जाता है तो एक प्रकार का इंटरेस्ट, एक प्रकार का रेट ऑफ रिटर्न जो है बैंक को मिलता है। पर्पस क्या है? लिक्विडिटी को रखना, ताकि लोग आए तो उनको पैसा मिले सीआरआर के अंदर। और एसएलआर क्या है कि मतलब देखिए क्रेडिट एक्सपेंशन को कितना कम ज़्यादा करना है। अब सपोज कर लीजिए क्रेडिट एक्सपेंशन का मतलब मैं आपको एकदम सिंपल भाषा में समझा देता हूँ। सिनारियो नंबर 1, 100 रुपया डिपॉजिट आया और आपको जो मैंने बोल रखा है कि आप 10% एसएलआर रखो, तो आपने 10% जो है 10 रुपया साइड में रख दिया। मान लीजिए आपने 4 रुपया जो है सीआरआर के हिसाब से साइड में रखा हुआ है, तो आपने लेंडिंग कितने कर सकते हो? आप इसमें लेंडिंग कर सकते हो 86 रुपीज़ आप लेंड कर सकते हो। ठीक है ना, यही हुआ? हाँ यही हुआ। ठीक है, अब दूसरा सिनारियो 100 रुपीज़ डिपॉजिट आया, मैंने बोला एसएलआर आपको 20 रुपया साइड में रखना है। ठीक है, आपने रख दिया साइड में 20 रुपया। 4 रुपया सीआरआर साइड में रखना है, आपने 4 रुपया साइड में रख दिया। ठीक है ना, तो ये कितना हो गया? 24 माइनस करेंगे 100 के अंदर से, तो ये हो जाता है आपका 76। ठीक है ना। अब मैंने आपको तीसरे सिनारियो में बोला कि 100 रुपया डिपॉजिट आया ना, एक काम करो 30 रुपया साइड में रखो एसएलआर के फॉर्म में, 4 रुपया साइड में रखो सीआरआर के फॉर्म में। ठीक है, आपने रख दिया, तो अभी ये कितना हो जाएगा? ये हो जाता है आपका 66। ठीक है ना, तो ये क्या होने क्या लग रहा है, मैं आपको क्या दिखाने लग रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर ये एसएलआर हो गया, ये आपका सीआरआर हो गया, है ना, ये आपका डिपॉजिट हो गया, है ना, और ये क्या हो गया आपका? ये आपका क्रेडिट हो गया। ये आपने क्रेडिट हो गया, यानी कि इतना आपने लोन दे दिया। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, सारे कॉलम्स को अप्रिशिएट कर सकते हैं। अब अगर सपोज कर लीजिए कि आरबीआई चाहती है कि बैंक्स को जो है क्रेडिट एक्सपैंड करने की अपॉर्चुनिटी मिले, ज़्यादा लोन देने की अपॉर्चुनिटी मिले। ठीक है ना, तो बैंक्स क्या करे, आरबीआई क्या करेगी? अगर क्रेडिट को बढ़ाना है तो एसएलआर वगैरह को वो आरबीआई कम कर देगी, है ना। क्योंकि जैसे ही आरबीआई एसएलआर को कम कर देगी, मान लीजिए 30 से 20 पे गए, 20 से 10 पे गए, तो ज़्यादा पैसा जो है बैंक्स के पास अवेलेबल रहेगा आपके मेरे जैसे कस्टमर्स को लेंड करने के लिए। और वहीं अगर आरबीआई चाहता है कि क्रेडिट को स्क्वीज कर दे और ज़्यादा क्रेडिट मार्केट में ना जाए, क्यों ना जाए वो हम डिस्कस करेंगे धीरे धीरे। तो क्रेडिट को अगर आरबीआई स्क्वीज करना चाहती है तो वो क्या करेगी? एसएलआर को, सीआरआर को इंक्रीज कर सकती है। एसएलआर सीआरआर इंक्रीज करने से क्या होगा, ये आप देखने लग रहे हैं कि बैंक के पास जो है लेंडेबल डिपॉजिट जो है वो कम हो जाएंगे। लेंडेबल डिपॉजिट्स जो अगर कम हो जाएंगे तो क्रेडिट क्रिएशन कम हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल चीज़ है, अगर कोई भी डाउट है तो थोड़ा सा खींच के लेकर जाइए वीडियो को पीछे और आगे सुनते हुए आइए, और मजा आ रहा है तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। होल्डिंग सीआरआर कैश रिजर्व इज मेंटेन्ड बाय द बैंक्स विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कैश रिजर्व इज मेंटेन्ड बाय द बैंक्स विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ठीक है ना, तो कैश रिजर्व हमने आरबीआई के पास रखा है। एसएलआर के अंदर सिक्योरिटीज जो है बैंक्स खुद के पास ही रखती है। तो ये छोटे छोटे से डिफरेंसेस हैं, इसके ऊपर से क्वेश्चंस बने हैं, आगे भी बनेंगे, इसीलिए आपको सारी चीज़ें बता दी है मैंने। मॉनेटरी बेस क्या होता है? 3 कंपोनेंट है मॉनेटरी बेस, करेंसी इन सर्कुलेशन, वॉल्ट कैश एंड रिजर्व डिपॉजिट्स। तो जो भी पैसा जो है इंडिया में इंट्रोड्यूस करा गया है, राइट, तो उसको हम कहते हैं मॉनेटरी बेस। जो भी पैसा आरबीआई ने इंट्रोड्यूस करा, इशू करा है, आरबीआई पैसा इशू करती है, करेंसी इशू करती है, कॉइन इशू करती है, आरबीआई इशू करती है। ठीक है ना, तो करेंसी इन सर्कुलेशन, तो इसके हमारे 3 कंपोनेंट हो गए मॉनेटरी बेस के। एक तो हो गया करेंसी इन सर्कुलेशन, जिसका मतलब पेपर करेंसी, मेटल कॉइन्स। ठीक है ना, तो ये सारी जो चीजें हैं इसको बोलते हैं करेंसी सर्कुलेशन। वॉल्ट कैश यानी
कि पेपर करेंसी एंड मेटल कॉइन्स जो कि बैंक के वॉल्ट के अंदर यानी कि तिजोरियों के अंदर रखा हुआ है, राइट। तो इस प्रकार से जो हमने क्यों रखा है तिजोरियों के, बैंक की तिजोरी में पैसा, कस्टमर की करेंसी विड्रॉवल नीड को सेटिस्फाई करने के लिए। रिजर्व डिपॉजिट्स का मतलब भी मैंने आपको बता दिया है कि जो आरबीआई वगैरह के पास जो बैंक्स पैसा वगैरह रखती है उसको हम प्यार से रिजर्व डिपॉजिट कहते हैं। तो ये हो जाते हैं 3 कंपोनेंट ऑफ आवर मॉनेटरी बेस। अब हमारे को कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिसी टूल्स के बारे में बात करनी है। अगर सपोज कर लीजिए कि आरबीआई सप्लाई ऑफ मनी को कंट्रोल करना चाहती है, आरबीआई सप्लाई ऑफ मनी को क्यों कंट्रोल करना चाहेगी ये आपको मैं बता दूंगा, टेंशन आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी है। लेकिन मान लीजिए कि आरबीआई को सप्लाई ऑफ मनी को कंट्रोल करना है, तो वो सप्लाई ऑफ मनी को कैसे कंट्रोल करा जाए, तो उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ टूल्स है। पहला टूल है रेपो रेट, फिर है रिवर्स रेपो रेट, फिर है एमएसएफ, फिर है बैंक रेट। What is the meaning of repo rate? Fixed interest rate. देखिए fixed interest rate at which RBI provides overnight liquidity to banks against collateral of government और other approved securities। अब मैं आपको हिंदी में समझाता हूँ, यहाँ पर अंग्रेजी कॉम्प्लिकेट कर देती चीज़ों को। पॉइंट ऐसा है कि जो रेपो रेट है आपका, अगर बैंक को सपोज कर लीजिए कि रातों रात पैसों की रिक्वायरमेंट आ जाती है, तो आ सकती है ना, बैंक इज इन द ऑपरेशन ऑफ लेंडिंग मनी एंड रिसीविंग मनी। तो ऐसा हो सकता है कि बैंक को जो है कभी देना ज़्यादा निकल आए और बैंक के पास पैसा अवेलेबल ना हो। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर बैंक क्या करेगी, आरबीआई के दरवाजे पे जाके खटखटाएगी और बोलेगी कि मेरे को थोड़ा सा पैसा चाहिए। आरबीआई इज नॉट अ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। आरबीआई बोलेगी तुम्हारे को पैसा चाहिए तुम लेकर जाओ, हमारे को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन हमारे को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। बैंक बोलेगी क्या इंटरेस्ट चाहिए तुम्हारे को, तो आरबीआई बोलेगा हमारे को रेपो रेट का इंटरेस्ट चाहिए। रेपो रेट यानी कि इंटरेस्ट विच द बैंक्स पे टू द आरबीआई व्हेन दे बोरो फ्रॉम द आरबीआई। बस इतनी सिंपल सी बात है, इसको आप अंग्रेजी में चाहे कितना ही कॉम्प्लिकेट करके घुमा लो, ठीक है ना। ओवरनाइट लिक्विडिटी यानी कि रातों रात अगर पैसा चाहिए तो बस वही चीज हो गई। कोलैटरल ऑफ, अभी कुछ तुम्हारे को रखना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि हम तुम्हारे को पैसा दे देंगे। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है ना तुम्हारे पास, खरीदी हुई बैंक के पास रहती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। मैंने आपको पीछे समझाया है कि बैंक्स जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर इन्वेस्ट करती है। तो कोलैटरल, तो कोई भी जो भी सिक्योरिटीज तुम्हारे पास है वो हमारे पास रख कर जाओ और पैसा लेकर जाओ, हमारे को कोई दिक्कत नहीं है तुम्हारे को पैसा देने में। बस याद रखना कि जब पैसा वापस लेकर आओ तो उसके ऊपर रेपो रेट का इंटरेस्ट जोड़ के वापस लेकर आना, ऐसे मत आ जाना, ठीक है ना। रिवर्स रेपो रेट क्या होती है, रिवर्स रेपो रेट उल्टा गंगा बह रही है। उल्टा गंगा बह रही है, अगर मान लीजिए कि बैंक्स या इंस्टीट्यूशंस विच आर लेंडिंग एंड बोरोइंग मनी या लेंडिंग एंड रिसीविंग मनी, तो ऐसा हो जाता है बैंक्स के पास कि कभी कभी सरप्लस मनी आ जाता है। अब वो सरप्लस मनी अचानक से कहाँ का क्या करे बैंक उसका, तो बैंक उसको आरबीआई के साथ पार्क कर देती है। तो जो इंटरेस्ट बैंक को मिलता है, राइट, बैंक को मिलता है, एट विच रिजर्व बैंक अब्जॉर्ब्स लिक्विडिटी, राइट, फ्रॉम बैंक्स। तो पॉइंट ये है कि रेपो रेट इज व्हाट द बैंक्स पे टू आरबीआई, ठीक है, एंड रिवर्स रेपो रेट इज व्हाट द आरबीआई पे टू बैंक व्हेन दे डिपॉजिट देयर सरप्लस मनी विद द आरबीआई। तो ये की डिफरेंस है बीआर आरबी। इस प्रकार से आप इसको कुछ करके याद करिए, अपना बनाइए निमोनिक वगैरह जो बनाना है, लेकिन मन से दिल से समझ जाएंगे तो उसमें कुछ करने वाली बात ही नहीं है। रेपो रेट जब बैंक्स मांगने जाती है पैसा तो उनको इंटरेस्ट चुकाना पड़ता है। रिवर्स रेपो रेट जब बैंक्स जाकर आरबीआई के पास पैसा डिपॉजिट करती है तो उनको एक इंटरेस्ट मिलता है। कई बार कैसा होता है कि रेपो रेट से पैसा ले लेने के, रेपो रेट के थ्रू जितना पैसा मिल सकता है, रेपो रेट के माध्यम से जितना पैसा मिल सकता है उससे ज़्यादा पैसा बैंक्स को रिक्वायर्ड रहता है। तो आरबीआई ने क्या बोला कि हम तुम्हारे को रेपो के ऊपर भी अगर पैसा चाहिए तो देंगे, लेकिन हम तुम्हारे से ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। आरबीआई भी बहुत छाना है, राइट, कि तुम्हारे को ज़्यादा पैसा चाहिए ना, तुम्हारी ज़्यादा नीड है ना, तो एक काम करो, तो तुम ज़्यादा इंटरेस्ट दो, तुम मत नीड लेकर आओ ज़्यादा वाली, तो मैं तो तुम्हारे को रेपो रेट के ऊपर पैसा दे चुका हूँ। तो व्हाट इज एमएसएफ यानी कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। देखिए इसके अंदर कैसा है कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें ये है कि पीनल रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि आज के दिन जो चलने लग रहा है ये चेंज होते रहता है। अगर मान लीजिए रेपो रेट 6% है, 6% है, तो आपका एमएसएफ जो है वो 6.25% हो सकता है, 6.25% हो सकता है, 6.5% हो सकता है, 6.50% हो सकता है, उससे ज़्यादा जनरली नहीं होता है। बट मोटी बात आपको ये याद रखनी है कि रेपो रेट से जो है आधा पाव टका जो है आपका एमएसएफ जो है वो ज़्यादा रहने वाला है, हमेशा की बात है ये, ठीक है ना। तो ये क्यों होने लग रहा है कि अनएंटिसिपेटेड लिक्विडिटी शॉक अगर आ जाता है कि अचानक से लिक्विडिटी बहुत कम हो जाती है सिस्टम के अंदर, तो ये जो एमएसएफ का जरिया है ये खोला हुआ है ताकि बैंकों को जो है स्ट्रेस ना लेना पड़े, बैंक अगर पैसा चाहे तो उन्हें मिल सकता है, राइट। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मैंने आपको समझा दी है। उसके अलावा पुराने ज़माने में एक बैंक रेट करके कॉन्सेप्ट हुआ करता था जो कि आज के दिन उतना एप्लीकेबल नहीं है। आज के दिन सिंपल सी चीज़ खाली एक आपको मैं बताना चाहता हूँ, वो ये है कि बैंक रेट को हमने अलाइन कर दिया है विद द एमएसएफ रेट, यानी कि अब बैंक रेट कुछ
अलग वाली रेट नहीं है, बैंक रेट इज इक्वल्स टू MSF रेट फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस, राइट। अब आपको दिखाता हूं कि पॉलिसी टूल्स क्या है टू कंट्रोल मनी पॉलिसी, मनी सप्लाई। अब मान लीजिए कि सपोज कर लीजिए कि आरबीआई ने रेपो रेट को इंक्रीज करा, आरबीआई ने रेपो रेट को इंक्रीज करा। अब आप लोग को मालूम है रेपो रेट क्या है, आप बता दीजिए रेपो रेट क्या है। मैं तो आपको बता चुका हूँ, रेपो रेट तो वो रेट है जिसके ऊपर बैंक्स आरबीआई से पैसा बोरो कर सकती है। आरबीआई से जब बैंक्स पैसा बोरो करती है तो बैंक्स को एक इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, और वो इंटरेस्ट को हम रेपो रेट कहते हैं, ठीक है ना। तो अगर सपोज कर लीजिए कि एक लॉजिक आप लगाइए, अगर आप पैसा ले बोरोवर है और मान लीजिए आप मेरे पास आते हैं, आपने मेरे को पूछा कि भाई धनी मेरे को 1,00,000 रुपया चाहिए, कितना पैसा कितना इंटरेस्ट है, मैंने बोला 6%। अगले दिन आप मेरे को आए, मेरे को बोले कि 1,00,000 रुपया चाहिए, कितना इंटरेस्ट है, मैंने बोला 9%। तो आप बोलेंगे अरे ये क्या हो गया, मैं बोला भाई मेरा पैसा है, मेरा इंटरेस्ट मैंने बढ़ा दिया है, ठीक है ना। तो आप सोचेंगे यार 9% तो बहुत ज़्यादा है, मेरे को पैसा नहीं लेना है, मैं पैसा नहीं लेता हूँ। ऑन एक्सट्रीमली सिमिलर लाइंस, अब ये तो बहुत ही ज़्यादा कैजुअल एग्जांपल हो गया। ऑन एक्सट्रीमली सिमिलर लाइंस आरबीआई में डिसाइड दैट दे वांट टू इंक्रीज द रेपो रेट। जब आरबीआई रेपो रेट को इंक्रीज करेगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि बैंक्स जो है आरबीआई से बोरोइंग कम करेंगे, आरबीआई से बैंक्स बोरोइंग कम करेंगे तो क्रेडिट क्रिएशन कम होगा। क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है मैं आपको पहले समझा चुका हूँ, राइट। तो ये टाइप ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कौन सी हो गई, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी हो गई। मतलब आरबीआई इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड करता है। व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी, मनी पॉलिसी। मनी पॉलिसी का मतलब क्या कि मनी कैसे हमारे को मतलब हैंडल करना है, कितना मनी हमारे को सिस्टम में छोड़ना है, कितना मनी नहीं छोड़ना है, राइट। तो ये सारी चीज़ों को समझ के करा जाता है। क्या समझ के करा जाता है मैं आपको आगे बताऊंगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बट इन आरबीआईज मॉनेटरी पॉलिसी इफ आरबीआई डिसाइड्स दैट दे वांट टू इंक्रीज द रेपो रेट, उसका ऑटोमेटिक कॉन्सिक्वेंस सिग्निफिकेंस क्या होगा, दैट मनी सप्लाई विल कॉन्ट्रैक्ट, मनी सप्लाई में श्रिंक। वाई, बिकॉज बैंक्स विल नॉट वांट टू बोरो एट अ हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम आरबीआई। if banks are not willing to borrow from RBI at a higher rate of interest, so they may not be able to lend as easily as they were lending earlier. इसका मतलब ये है कि जो आपकी मनी सप्लाई है that will be contracted, right? On the other hand, अगर RBI decides in its monetary policy that they want to reduce the repo rate, if they reduce the repo rate, that means that the banks can borrow from RBI at a lower rate of interest. banks आसानी से borrow कर सकते हैं, आसानी से lend कर सकते हैं, आसानी से क्रेडिट क्रिएट कर सकते हैं, सस्ता क्रेडिट क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि रेपो रेट डाउन है। बैंक्स बोरो सस्ता करेगी तो आगे लेंड भी सस्ता कर पाएगी। तो इस प्रकार की मॉनेटरी पॉलिसी को हम कहते हैं एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। आई होप दैट यू आर एबल टू कंप्लीटली विजुअलाइज द पिक्चर कि रेपो रेट कम और ज़्यादा करने से कौन सी प्रकार की पॉलिसी कैसे प्ले आउट होती है। उसी प्रकार से अगर रिवर्स रेपो रेट के अंदर आरबीआई रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज कर देती है तो बैंक्स को क्या दिखेगा कि अरे यार आरबीआई के पास पैसा रखते थे तो पहले मान लीजिए 6.5% मिलता था, अब अगर आरबीआई के पास पैसा रखेंगे तो 7% मिलेगा। तो शायद बैंक लालच में आ जाए और बैंक वो पैसा जो है आरबीआई के पास डिपॉजिट कर दे, क्योंकि आरबीआई तो बहुत ही ज़्यादा सेफ इंस्टीट्यूशन है। तो अगर आरबीआई के पास उन्होंने जाकर पैसा डिपॉजिट कर दिया बैंकों ने, तो वो पैसा बैंक्स लेंड नहीं कर पाएगी टू आपके मेरे जैसे कस्टमर्स को। यानी कि क्या होगा कि मनी सप्लाई जो है वो उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ेगी जितनी बढ़ सकती थी, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है, श्रिंक भी हो सकती है आपकी मनी सप्लाई। इसी को वापस से हम कहेंगे टाइप ऑफ, ये कौन सी टाइप की मॉनेटरी पॉलिसी है, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। तो जब भी आरबीआई को कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी को एग्जीक्यूट करना होता है तो पहली चीज़ आरबीआई क्या करती है, रेपो रेट बढ़ा देती है, रिवर्स रेपो रेट बढ़ा देती है। रेपो रेट बढ़ा देने से जो है बैंक्स बोरो नहीं कर पाएगी आरबीआई से, या बैंक्स अगर बोरो करना चाहेगी तो महंगी इंटरेस्ट रेट के ऊपर बोरो करना पड़ेगा, तो शायद बैंक्स कम बोरो करेगी। रिवर्स रेपो रेट बढ़ा देने से क्या होगा कि बैंक्स ज़्यादा से ज़्यादा पैसा शायद आरबीआई के पास डिपॉजिट करने में इंटरेस्टेड हो जाए, तो बैंक्स जो है आसानी से लोन्स नहीं क्रिएट कर पाएगी, क्रेडिट नहीं क्रिएट कर पाएगी। तो दोनों स्टेप से क्या होगा कि मनी सप्लाई जो पब्लिक के हाथों के अंदर है, जनता जनार्दन के हाथों के अंदर है, वो शायद श्रिंक हो सकती है, या वो इतना तेजी से ग्रो नहीं होगी मनी सप्लाई जितना वो पहले ग्रो होने लग रही थी। ऑन द अदर हैंड अगर रिवर्स रेपो रेट को लोअर कर दिया जाए तो बैंक्स क्या सोचेगी कि यार पहले अगर आरबीआई के पास पैसा डिपॉजिट करे तो 6% मिल रहा था, अब डिपॉजिट करें तो केवल 5% मिल रहा है। उससे अच्छा तो ये है कि इस पैसे को उठा के किसी को लेंड कर देते हैं, उससे हमारे को ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। तो उससे क्या आरबीआई बैंक्स क्या सोचेगी कि चलो हम क्या करते हैं,
पैसे को लेंड करते हैं, यानी कि मनी सप्लाई को इंक्रीज करते हैं। तो ये कौन सी हो गई आपकी मॉनेटरी पॉलिसी? एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी हो गई। उसके बाद MSF रेट, आर्ग्यूमेंट्स आर द सेम, आई विल स्टॉप रिपीटिंग द आर्ग्यूमेंट। अगर RBI MSF रेट को इंक्रीज कर देता है, यानी कि अब इट बिकम्स डिफिकल्ट एंड एक्सपेंसिव फॉर बैंक्स टू बोरो फ्रॉम RBI, तो उसका इफेक्ट ऑन मनी सप्लाई क्या रहेगा? कॉन्ट्रैक्शनरी रहेगा। ऑन द अदर हैंड अगर MSF रेट को रिड्यूस कर दिया जाए, यानी कि वी मेक इट ईजियर एंड चीपर फॉर बैंक्स टू बोरो फ्रॉम RBI, इसका इफेक्ट ऑन मनी सप्लाई एक्सपेंशनरी रहेगा। तो इसी को इसलिए हमने ऐसे लिख दिया है। उसी प्रकार से CRR को अगर RBI इंक्रीज कर देता है, यानी कि अभी बैंक्स को जो है, अगर पहले बैंक 100 रुपया डिपॉजिट का 4 रुपया जो है CRR के फॉर्म के अंदर रख रही थी, राइट। अब हमने उनको बोल दिया कि तुम्हारे को 4 रुपया नहीं 5 रुपया CRR के फॉर्म के अंदर रखना है, तो उतना 1 रुपया एक्स्ट्रा जो है वो वॉल्ट कैश के अंदर बैंकों को रखना पड़ेगा या RBI के पास रखना पड़ेगा, करेक्ट। और उतना ही पैसा जो है वो पहले अगर डिपॉजिट क्रेडिट क्रिएट करने में यूज कर पा रहे थे, तो वो क्रेडिट क्रिएट करने के अंदर नहीं यूज कर पाएंगे। तो पहले वो जो 1 रुपया लेंड कर पा रहे थे एक्स्ट्रा, अब वो 1 रुपया लेंड नहीं कर पाएंगे। तो CRR इंक्रीज कर देने का मतलब वापस से वही होता है कि इफेक्ट ऑन मनी सप्लाई इज कॉन्ट्रैक्शनरी। इफेक्ट ऑन मनी सप्लाई जो है वो ऐसा है कि मनी सप्लाई सिकुड़ जाएगी, और इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। ऑन द अदर हैंड अगर CRR को हम रिड्यूस कर देते हैं, लोअर कर देते हैं, तो उसका मतलब क्या होगा कि पहले अगर 4% CRR तो मैंने उसको 2% कर दिया, तो मतलब ये है कि अगर पहले 100 रुपया डिपॉजिट में से 4 रुपया मेरे को साइड में CRR रखना पड़ता था, अब मैं 2 रुपया ही CRR रखूंगा, यानी कि 2 रुपया एक्स्ट्रा मैं लेंड कर पाऊंगा, यानी कि मेरी क्रेडिट क्रिएटिंग एबिलिटी बढ़ जाएगी। इसको बोलेंगे हम एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। एक्सट्रीमली सिमिलर लाइंस के ऊपर अगर SLR को इंक्रीज कर दिया जाए, तो बैंक्स आसानी से लेंड नहीं कर पाएगी, बैंक्स के पास उतने फंड्स अवेलेबल नहीं रहेंगे लेंड करने के लिए। देयरफॉर कौन सी प्रकार की मॉनेटरी पॉलिसी हो जाएगी? एक्सपेंशनरी कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी हो जाएगी। ऑन द अदर हैंड अगर SLR को डिक्रीज कर दिया जाए, रिड्यूस कर दिया जाए, तो फिर क्या होगा? आपकी मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी SLR रिड्यूस हो जाने की वजह से, क्योंकि बैंक्स जो है आसानी से लेंड कर पाएगी, बैंक्स के पास ज़्यादा फंड्स अवेलेबल रहेंगे लेंड करने को, और इसको हम कहेंगे एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। द लार्जर पॉइंट दैट आई वुड लाइक टू मेक इज कि अगर RBI डिसाइड करता है कि हमारे को एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी अपनानी है, तो ये इनमें से कोई भी कदम RBI उठा सकता है या सारे कदम उठा सकता है। और यदि RBI डिसाइड करता है कि हमारे को कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी अपनानी है, तो इनके अंदर से कोई भी या सारे कदम जो है RBI उठा सकता है, तो हमारी कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी प्ले के अंदर आ जाएगी। तो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन जो है RBI डिसाइड करता है कि कौन सी प्रकार की पॉलिसी हमारे को अपनानी है। अब हमारे को बात करनी है ओपन मार्केट ऑपरेशन की, क्योंकि ओपन मार्केट ऑपरेशन से भी RBI जो है मनी सप्लाई को कंट्रोल कर सकती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओपन मार्केट ऑपरेशन, मैं आपको अभी समझा दूंगा। मान लीजिए कि देयर इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मान लीजिए कि जनता जनार्दन है, ठीक है ना, और जनता जनार्दन के पास दुनिया भर का पैसा है और थोड़े बहुत बॉन्ड्स भी है। अब मान लीजिए कि RBI को मनी पॉलिसी को श्रिंक करना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है, कम करना है, तो RBI क्या करेगी? अपनी जेब में से एक बॉन्ड निकालेगी, ठीक है, और वो बॉन्ड जो है बेसिकली जनता को बेच देगी, और जनता वो बॉन्ड के बदले में RBI को पैसा दे देगी, और RBI क्या करेगी? वो पैसे को अपने पास रख लेगी, यानी कि अपनी जेब में छुपा लेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले जनता के पास अगर 5 पोटली 1 2 3 4 और ये भी था, अब ये नहीं है। मतलब ये जो पैसा RBI के पास था, ये पैसा जनता के पास जो था, ये पैसा अब जनता के पास नहीं है, क्योंकि RBI ने जो है लोगों को बॉन्ड बेच दिया है। तो बॉन्ड बेचने की जो प्रक्रिया है, उसकी वजह से क्या हुआ कि जब बॉन्ड बेचा लोगों को, तो लोगों ने पैसा दिया बॉन्ड बेचा, बॉन्ड खरीदने के बदले में, और वो पैसा RBI ने अपने पास रख लिया। तो ये हो गई कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है ना। सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रिजल्टिंग इन रिडक्शन ऑफ लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। सिमिलरली जनता का वापस से सिनारियो देखेंगे कि जनता के पास 5 बैग पैसा है, 2 बॉन्ड है। अगर सपोज कर लीजिए कि RBI पैसा जनता के हाथों में इंक्रीज करना चाहती है, जनता RBI चाहती है कि द अमाउंट ऑफ मनी दैट पीपल आर होल्डिंग शुड बी इंक्रीज्ड, राइट। तो उससे क्या होगा कि RBI क्या करेगी कि RBI बोलेगी कि आई एम रेडी टू परचेज बॉन्ड्स फ्रॉम पीपल, और RBI क्या करेगी? अपनी जेब में से पैसा निकालेगी और पैसा लोगों को देगी, और लोग क्या करेंगे? अपनी जेबों से बॉन्ड निकालेंगे और बॉन्ड RBI को दे देंगे। एज अ रिजल्ट ऑफ विच क्या होगा
कि ये जो बॉन्ड है ये सर आरबीआई की जेब में चला गया, तो पहले 5 पोटली पैसा आप देखने लग रहे थे सिनारियो में, अब आप देख रहे हैं 6 पोटली पैसा। तो क्या हो गया, मनी सप्लाई आपकी एक्सपैंड हो गई। एकदम सिंपल, परचेस ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी करती है अगर आरबीआई, उसकी वजह से क्या होगा, इंजेक्शन ऑफ लिक्विडिटी इनटू द सिस्टम होगा। सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी अगर करती है आरबीआई, तो उसकी वजह से क्या होगा, रिडक्शन ऑफ लिक्विडिटी होगा। परचेस ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी अगर आरबीआई करती है, तो उसकी वजह से क्या होगा, इंजेक्शन ऑफ लिक्विडिटी होगा। तो एकदम सिंपल क्लियर मैंने आपको सिनारियो बता रखा है, कौन सा कैसे करना है। ओपन मार्केट ऑपरेशन के बारे में आप पढ़े तो आप इस चीज को समझ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, आपको सारी चीजें याद आ जाएगी। कोई भी डाउट है थोड़ा सा खींच के लेकर जाइए, पीछे सुनते हुए आइए, मजा आ रहा है तो लाइक शेयर जरूर करिए, राइट। ओपन मार्केट ऑपरेशन बेसिकली क्या करते हैं, परचेस एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हम करते हैं। क्यों करते हैं मैं आपको बता चुका हूं। उसके अलावा मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम भी है, राइट, कि अगर सरप्लस लिक्विडिटी अवेलेबल है हमारे सिस्टम के अंदर, तो आरबीआई जो है वो शॉर्ट डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को यूज करके वो सरप्लस लिक्विडिटी को अब्सॉर्ब कर लेगा, ठीक है ना। तो इसके अंदर भी आपको कोई भी प्रकार से डाउट है तो आप बता सकते हैं। अब देखिए आपको बताएंगे क्वांटिटेटिव टूल्स और क्वालिटेटिव टूल्स के बीच में डिफरेंस क्या है। अभी हमने जो मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स डिस्कस करे हैं, उनमें से कुछ टूल्स क्वांटिटेटिव टूल्स है और कुछ टूल्स क्वालिटेटिव टूल्स है। तो क्वांटिटेटिव वाले तो आपके सीआरआर, एसएलआर हो गए, बैंक रेट, एमएसएफ रेट हो गई, ओपन मार्केट ऑपरेशंस हो गए, ये सब आपके क्वांटिटेटिव टूल्स हो गए। क्वालिटेटिव टूल्स यानी कि बैंकों को फोन करके बोलना कि यार ज़्यादा लेंडिंग मत करो, ये सेक्टर में मत लेंडिंग करो, ऐसे मत करो, वैसे समझाना, सब्जेक्टिव बात करना, समझाना, इस प्रकार से जो काम करना है उसको हम बोलेंगे क्वालिटेटिव टूल्स की कैटेगरी के अंदर लेकर आएंगे। मॉरल सुएशन समझाना कि क्या सही है क्या गलत है। क्वालिटेटिव यानी सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट्स थ्रू रेगुलेशन ऑफ मार्जिन रिक्वायरमेंट, ठीक है ना। कि मान लीजिए तुम्हारे को अगर किसी को होम लोन देना है, तो तुम मतलब उसका मतलब जो भी उसने आपके लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी अगर आपको देना है, मान लीजिए आपने किसी की प्रॉपर्टी अपने पास गिरवी रखी है और आपको उसके अगेंस्ट लोन देना है, तो कितना लोन आप दे सकते हैं, 70% ऑफ द प्रॉपर्टी वैल्यू, 60% ऑफ द प्रॉपर्टी वैल्यू, 65% ऑफ द प्रॉपर्टी वैल्यू, है ना। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो आरबीआई मतलब बेसिकली बैंकों को बोल सकता है। तो ये क्वालिटेटिव प्रकार का आपका रिस्ट्रिक्शंस हो जाते हैं, क्वालिटेटिव प्रकार के टूल्स हो जाते हैं। क्रेडिट रैशनिंग की कौन से सेक्टर को कितना क्रेडिट देना है, कौन से सेक्टर को कितना क्रेडिट नहीं देना है। तो इस प्रकार से भी आरबीआई जो है मार्केट के अंदर जो है काम कर सकती है। तो क्वांटिटेटिव टूल्स को यूज करा जा सकता है मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए। सिमिलरली क्वालिटेटिव टूल्स को यूज करा जा सकता है मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए। अब आपको बताते हैं मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब तो मैं आपको समझा ही चुका हूं, मैं आपको इधर बहुत ही मतलब क्या ही बताऊं। मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब कुछ नहीं है, कंट्रोलिंग द क्वांटिटी ऑफ मनी इन सर्कुलेशन, राइट, स्टेबिलाइजिंग द बिजनेस साइकिल, रिड्यूसिंग अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूँ। आप फैक्ट्री ओनर है, ठीक है, आप फैक्ट्री लेकर बैठे हैं। आप फैक्ट्री क्यों लेकर बैठे हैं, प्रोडक्शन निकालने के लिए बैठे हैं। आप प्रोडक्शन कब निकालेंगे, जब डिमांड होगी। अगर डिमांड है तो आप प्रोडक्शन निकालेंगे, अगर डिमांड नहीं है तो आप प्रोडक्शन नहीं निकालेंगे, एज सिंपल एज दैट। तो पॉइंट ये है कि डिमांड कब नहीं है, डिमांड क्यों नहीं है। डिमांड इसलिए नहीं है क्योंकि लोग डिमांड कर नहीं रहे हैं। लोग डिमांड क्यों नहीं कर रहे हैं, शायद लोगों के पास पैसा नहीं है। तो लोगों के पास अगर पैसा नहीं है और लोग डिमांड नहीं क्रिएट करेंगे, तो आप क्या करोगे कि आप अपने फैक्ट्री में प्रोडक्शन जितना निकालना चाहिए उतना नहीं निकालोगे। यानी कि आप क्या करोगे कि जो लेबर आपके पास है शायद आप उसको फायर कर दोगे, तो वो लेबर जो बेकार हो जाएगा, अब वो भी जो है अपना खर्चा कम कर देगा क्योंकि अब उसके पास जॉब नहीं रहा है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि वो भी डिमांड कम कर देगा। उसके डिमांड कम कर देने से कोई और फैक्ट्री में से और 2-4 मजदूर निकाल दिए जाएंगे, तो उसके वो लोग अपनी डिमांड कम कर देंगे, उसकी वजह से कोई और 2-4 फैक्ट्री के अंदर और 2-4 लोग फायर हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आप क्या देखेंगे कि जो आपका डिमांड है वो डाउन जाती चली जाएगी, डाउन जाते चली जाएगी, राइट। तो ये हुआ क्यों, क्योंकि डिमांड नहीं है मार्केट के अंदर। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर क्या करेगी आरबीआई कि एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी अपनाएगी। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी अपनाने से क्या होगा कि लोगों के पास आसानी से जो है सस्ते में जो है पैसा पहुंचेगा, लोन पहुंचेगा और उसको लोग खर्चा कर पाएंगे। और वो खर्चा जब होगा तो डिमांड क्रिएट होगी, तो आपके फैक्ट्री के अंदर काम होगा, तो आप लोगों को हायर करेंगे। तो जब आप लोगों को हायर करेंगे, प्रोडक्शन निकालेंगे, माल बेचेंगे, राइट, तो आप अपने एम्प्लॉइज़ को सैलरी देंगे, वो सैलरीज जो है वो एम्प्लॉय खर्चा करेंगे, उसकी वजह से एक्स्ट्रा डिमांड क्रिएट होगा। सो द पॉइंट इज कि जो बिजनेस साइकिल है, राइट, कि जो डिमांड की जो सिचुएशन है उसको देखते हुए, प्राइस को जो सिचुएशन है, प्राइजेस की जो सिचुएशन है उसको देखते हुए, सारी सिचुएशन को देखते हुए जो है आरबीआई डिसाइड करता है कि मॉनेटरी पॉलिसी कौन सी अपनानी चाहिए। सपोज कर लीजिए कि प्राइस बहुत ज़्यादा हाई है, तो ज़्यादा प्राइस हाई का मतलब क्या है कि देखिए गुड्स अवेलेबल तो इतने
सारे, खरीदने वाले इतने सारे हैं और खरीदने वालों के पास पैसा बहुत सारा रखा हुआ है, तो लोग क्या करने लग रहे हैं कि ज़्यादा बोली लगाने लग रहे हैं, गुड्स खरीदने के लिए ज़्यादा पैसा खर्ची करने के लिए तैयार है। उसकी वजह से प्राइस राइज होने लग रहा है। ऐसी सिचुएशन के अंदर आरबीआई क्या करेगी, लोगों के हाथ में पैसा कम करने की कोशिश करेगी। तो लोगों के हाथ में पैसा कम कैसे होगा, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई अपनाने की कोशिश करेगी जब प्राइस इज हाई। तो कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा जो कि एक प्रकार से एक रूल्स है जो कि आप अंडरस्टैंडिंग से डिराइव कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको अभी दी है ना। मान लीजिए कि डिमांड लो है, इकोनॉमी के अंदर डिमांड लो है, और मान लीजिए कि इन्फ्लेशन जो है अंडर कंट्रोल है, इक्वल टू का साइन मतलब अंडर कंट्रोल है। ऐसे पॉइंट के ऊपर आरबीआई को क्या करना चाहिए, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी अपनानी चाहिए, क्योंकि एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी अपनाने से क्या होगा कि लोगों के हाथ में पैसा जाएगा, लोग ज़्यादा डिमांड क्रिएट कर पाएंगे, डिमांड क्रिएट करने से आपकी फैक्ट्री चलेगी और उससे क्या होगा आपको मालूम है। तो पहली चीज़ आपको ये नोट डाउन कर लेनी चाहिए। दूसरी सिचुएशन आपको कैसी नोट डाउन करनी चाहिए, मान लीजिए कि आपका जो डिमांड है वो तो जो भी है वो है, उसको छोड़ देते, इक्वल टू मारते हैं, और इन्फ्लेशन जो है वो आपका हाई है। इन्फ्लेशन जो आपका हाई है यानी कि प्राइजेस जो है वो आपके हाई जाने लग रहे हैं। ऐसी सिचुएशन के अंदर आरबीआई जो है कॉन्ट्रैक्शनरी प्रकार की मॉनेटरी पॉलिसी को अपनाएगी। कॉन्ट्रैक्शनरी प्रकार की मॉनेटरी पॉलिसी को, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब क्या होता है वो मैंने आपको पीछे पूरा का पूरा समझा दिया है। आई होप आपको ये दोनों चीज़ों के अंदर कोई भी डाउट नहीं आने लग रहा है कि जब डिमांड लो है तो डिमांड को इंक्रीज करवाने के लिए, डिमांड को स्पर करवाने के लिए लोगों के हाथ में पैसा देना रिक्वायर्ड है, इसलिए एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी रिक्वायर्ड है। ऑन द अदर हैंड अगर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हाई जाने लग रहा है, ठीक है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए लोगों के हाथ में से पैसा निकालने की रिक्वायरमेंट है। इन दैट केस कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी अपनाने की रिक्वायरमेंट है। तो ये बहुत ही बेसिक चीज मैंने आपको बताई, बहुत ही फंडामेंटल चीज मैंने आपको बताई है, जिसके अंदर कोई किंतु परंतु नहीं हो सकता है। इन रियलिटी जब आरबीआई को मॉनेटरी पॉलिसी बनानी रहती है तो बहुत सारी चीजों को देख समझ के बनाना पड़ता है, जो कि काफी कॉम्प्लिकेटेड अपने आप में टास्क है। लेकिन सिंप्लीफाइड वर्जन मैंने जो आपके सामने रखे हैं वो बिल्कुल सही है, और आई होप आपको सारी चीजें समझ में आने लग रही है और मजा आने लग रहा है, और मजा आ रहा है तो आप लाइक जरूर कर रहे हैं। तो गोल क्या है हमारे मॉनेटरी पॉलिसी के, देखिए प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज प्राइस स्टेबिलिटी। आरबीआई को बोला है कि तुम्हारे को प्राइस को कंट्रोल के अंदर रखना है, ठीक है ना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 को अमेंड करा गया है, ये लीगल बेसिस है, स्टैट्यूटरी बेसिस है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क का। और आरबीआई को बोला है कि तुम्हारे को इन्फ्लेशन टारगेटिंग करनी है फ्लेक्सिबल तरीके से। इन्फ्लेशन टारगेटिंग करनी है फ्लेक्सिबल तरीके से का क्या मतलब है, आरबीआई को बोला है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है ना, जो कि इन्फ्लेशन मेजर करने के लिए यूज करा जाता है, दैट शुड बी विद इन द ब्रैकेट ऑफ 4% प्लस माइनस 2%, यानी कि 4% प्लस 2% यानी कि 6% से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए इन्फ्लेशन, और 4% माइनस 2% यानी कि 2% से इन्फ्लेशन कम भी नहीं जाना चाहिए। इस बैंड के विद इन 5 साल तक 2016 से 2021 तक आपको सीपीआई को मेंटेन करना है, ठीक है। अगर आरबीआई ये नहीं कर पाता है फॉर मान लीजिए कि 3 कंसेक्यूटिव क्वार्टर यानी कि 9 महीनों तक इन्फ्लेशन कोई भी बैंड के ऊपर या नीचे रहता है, ठीक है, तो हम कहेंगे कि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी फेल हो चुकी है। एवरेज इन्फ्लेशन इज लेस देन द लोअर टॉलरेंस लेवल, तो या ऊपर हो या नीचे हो तो बात एक ही हो जाती है, ठीक है ना। पॉइंट ये है कि अगर आप इस ब्रैकेट के बाहर है, 4% प्लस माइनस 2% के ब्रैकेट के बाहर है फॉर 3 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर्स, तो इसका मतलब ये है कि भाई देयर इज अ प्रॉब्लम एंड मॉनेटरी पॉलिसी काम नहीं कर पाने लग रही है। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है और कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, मैंने आपको ऑलरेडी समझाया था, ठीक है ना। आप देख सकते हैं एक्सपेंशनरी रेपो रेट को रिड्यूस कर देना, रिवर्स रेपो को रिड्यूस कर देना, एमएसएफ को रिड्यूस कर देना, सीआरआर को रिड्यूस कर देना, एसएलआर को रिड्यूस कर देना, ये सारे आपके जो है टूल्स ऑफ क्या बोलते हैं आपके एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी है। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर हम क्या करते हैं, बेसिकली इजी मनी पॉलिसी भी बोलते हैं। इसकी वजह से कैसा होता है, इंक्रीज द मनी सप्लाई हो जाता है, लोअर इंटरेस्ट के ऊपर पैसा मिल जाता है। और अगर आपकी मंदी का दौर चलने लग रहा है, स्लो डाउन का दौर चलने लग रहा है, जो कि मैंने आपको समझाया था कि डिमांड कम है यानी कि स्लो डाउन का दौर है, यानी कि लोग खरीदने को तैयार नहीं है, लोग खरीदेंगे नहीं तो फैक्ट्रियाँ चलेगी कैसे। तो स्लो डाउन के दौर के अंदर, मंदी के माहौल के अंदर जो है हमारे को एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी अपनानी पड़ती है। हमारे को डिक्रीज करना पड़ता है रेपो रेट, बैंक रेट, एमएसएफ रेट, परचेस करनी पड़ती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ओएमओ के बारे में आपको बता चुका हूं, सीआरआर एसएलआर हमारे को रिड्यूस करना पड़ता है, मैं टोटल आपको बता चुका हूं उसके बारे में, राइट। लोअर इंटरेस्ट रेट हो जाता है, बोरोइंग कॉस्ट कम हो जाता है, तो आप
दुनिया भर के स्कूटर, टैक्सी, जितने भी आपको गाड़ी वगैरह, हीटर वगैरह, कूलर वगैरह आपको सब खरीदने तो आप खरीद पाएंगे, क्योंकि अभी इंटरेस्ट कम हो चुका है, आपको सस्ते में लोन मिलेगा। और अगर मैं फैक्ट्री लगाने में इंटरेस्टेड था तो मेरे को भी सस्ते में लोन मिलेगा, तो मैं भी आसानी से इन्वेस्टमेंट कर पाऊंगा। तो ये सारे फायदे मेरे को देखने को मिलते हैं ऑफ एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। ऑन द अदर हैंड कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर बस उल्टी गंगा बह जाती है। कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब यही होता है कि रेपो रेट को आपने इंक्रीज कर दिया, रिवर्स को इंक्रीज कर दिया, एमएसएफ को इंक्रीज कर दिया, सीआरआर इंक्रीज कर दिया, आपने एसएलआर इंक्रीज कर दिया, ठीक है ना। टाइट मनी पॉलिसी हम इसको कहेंगे। इसमें हमने इंटरेस्ट रेट को रेस कर देते हैं, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए हम लोग जो है करते हैं। इसमें हमने या तो ये सारी चीज़ों को इंक्रीज कर दो, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल कर दो, ओपन मार्केट ऑपरेशंस का मैंने आपको दिखाया था ग्राफिक, एज वेल एज सीआरआर एसएलआर को इंक्रीज कर दो। इसकी वजह से इंटरेस्ट रेट हायर हो जाएगा, बोरोइंग कॉस्ट बढ़ जाएगा और इन्फ्लेशन जो है वो काबू में आ जाएगा। क्योंकि जो लोग बाग जो है बढ़ चढ़ के खरीदने लग रहे थे, बढ़ चढ़ के डिमांड क्रिएट करने लग रहे थे, अब जब मैंने उनकी जेबों में से पैसा थोड़ा सा कम कर दिया है तो वो अचानक से थोड़े से शांत हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपकी कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी सामने निकल कर आ जाएगी। अब हमारे को नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर के ऊपर, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर आगे बढ़ना है, जिसके बारे में हमारे को बात करनी है, दैट इज इन्फ्लेशन। एकदम आसान तरीके से और एकदम ही ज़्यादा क्लियर तरीके से मैं आपको बता देने वाला हूँ कि भैया इन्फ्लेशन क्या होता है। फरवरी 2019 के अंदर ये युवक या युवती जो भी है ये पहुंचे एक पोटली पैसा लेकर मार्केट के अंदर, रिटेल स्टोर के अंदर। रिटेल स्टोर के बाहर जब ये निकले तो एक पोटली पैसा इन्होंने रिटेल स्टोर पे छोड़ दिया और सामान लेकर बाहर निकल गए। फरवरी 2020 में इन्होंने देखा कि प्राइजेस थोड़े से बढ़ चुके हैं, तो ये जब आए तो ये एक पोटली सामान पैसा तो लेकर आए, साथ साथ में एक एक्स्ट्रा भी लेकर आए, क्योंकि प्राइजेस बढ़ चुके हैं। मार्केट के अंदर पहुंचे, रिटेल स्टोर के अंदर पहुंचे, रिटेल स्टोर में से वही सामान लेकर बाहर निकले जो पिछले साल बाहर लेकर निकले थे। बस फर्क ये रह गया है कि पहले पिछले साल जो है एक पोटली पैसा देकर पूरा सामान लेकर निकले थे, इस बार 2 पोटली पैसा देकर सामान लेकर निकले हैं। ये होता है इन्फ्लेशन, एज सिंपल एज दैट। प्राइजेस, जनरल राइज इन प्राइजेस। जरूरी नहीं है कि सेंसोडाइन, मैगी, गुड नाइट सब चीज़ का प्राइस उतना ही बढ़ा हो, कुछ चीज़ों का प्राइस बढ़ गया होगा, कुछ चीज़ों का प्राइस उतना नहीं बढ़ा होगा। टाटा नमक का प्राइस ज़्यादा बढ़ गया होगा, सफोला का प्राइस उतना नहीं बढ़ा होगा, हो सकता है। बट द पॉइंट इज दैट देयर इज एन एवरेज राइज इन प्राइजेस सच दैट कि जो कंज्यूमर बास्केट ऑफ गुड्स खरीदने लग रहा था, पहले एक पोटली ऑफ पैसा उसके लिए मोर देन सफिशिएंट था, अब 2 पोटली ऑफ पैसा उसको रखना पड़ रहा है फॉर द सेम बास्केट ऑफ गुड। अगर ऐसा होने लग रहा है यानी कि इन्फ्लेशन आ गया है। इन्फ्लेशन जब आ जाता है तो आपको मालूम है कि क्या करना रहता है, कुछ नहीं, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी अपनानी रहती, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं उसके अंदर सोचने वाली। फॉर द सेम बास्केट ऑफ गुड्स कंज्यूमर अगर ट्वाइस पे करने लग रहा है फरवरी 2020 के अंदर एज कंपेयर टू फरवरी 2019 के अंदर, तो उसको हम कहेंगे इन्फ्लेशन, राइट। अब वो ट्वाइस पे करे या आधा पे करे, अगर ज्यादा पे कर रहा है तो उसको हम कहेंगे इन्फ्लेशन। क्रैश कोर्स बहुत ही शानदार प्रोडक्ट हमने आपके लिए लॉन्च करा हुआ है। 100% मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेबस कवरेज आपको देने लग रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे आपको करवाए जा रहे हैं, मल्टी चॉइस क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जा रहे हैं, टेस्ट आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जाने लग रहे हैं। टोटल सारा काम आपके साथ किया जाने लग रहा है। स्टैटिक जीएस प्लस करंट अफेयर्स का मॉड्यूल आपको ले लेना चाहिए। 899 के अंदर आपको सारा करंट अफेयर्स प्लस सारा जीएस का क्रैश कोर्स के फॉर्म के अंदर हैंडआउट्स, वीडियोस, लेक्चर्स, अंडरस्टैंडिंग, डाउट क्लियरेंस, हैंड होल्डिंग सब मिल जाएगा। और अगर आपको करंट अफेयर्स नहीं चाहिए, आपने कहीं और से ले रखा है, तो आपको स्टैटिक का डर लग रहा है, तो आपको 4999 के अंदर पूरा स्टैटिक उठा लेना चाहिए। जो भी मैं आपको सब सिखाने लग रहा हूँ वो मैं आपको स्टैटिक कोर्स के अंदर का एक इंपॉर्टेंट पार्ट दिखाने लग रहा हूँ। स्टैटिक कोर्स के अंदर बहुत सारे और इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आप जानते हैं कि सिलेबस कवरेज आपका अच्छा होना चाहिए, तब जाकर आप हर प्रकार के क्वेश्चन को टैकल कर पाएंगे। मूविंग अहेड, अंडरस्टैंड करना है हमारे को इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या है? एवरेज प्राइस लेवल के अंदर इंक्रीज आ चुका है। मैं आपको बता चुका हूं कि सारे प्राइजेस बढ़े ना बढ़े, लेकिन जनरली देखा जाए तो एक प्राइजेस का अपवर्ड ट्रेंड हमारे को देखने को मिलता है। देखिए, शॉर्ट टर्म इंडिया के अंदर इन्फ्लेशन कई बार आ जाता है। क्यों? सब्जियों के भाव बढ़ गए, टमाटर, आलू के, प्याज के भाव बढ़ गए, ऑयल का भाव बढ़ गया, तो ये शॉर्ट टर्म बाउट्स आ सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर इन्फ्लेशन जो है तभी ही बढ़ता जाएगा जब देयर इज एन इंक्रीज इन द मनी सप्लाई। तो अगर आपको इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है? मनी सप्लाई को कंट्रोल कर लेना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? उसके साथ साथ इन्फ्लेशन की वजह से कैसा होता है? देयर इज अ कंटिन्यूअल इरोजन इन द परचेसिंग पावर ऑफ मनी। तो मैंने
मैंने आपको पीछे क्या दिखाया, मैंने आपको पीछे ये दिखाया कि पहले ये एक छोटी पोटली से मेरे को पूरा दुनिया भर का सामान मिल जाता था। अब ये छोटी पोटली से मेरे को दुनिया भर का सामान मिल रहा है क्या? ना, नहीं मिल रहा है। तो ये छोटी पोटली के अंदर पहले जितना परचेसिंग पावर था फरवरी 2019 के अंदर, क्या फरवरी 2020 में इस छोटी पोटली के पास उतना परचेसिंग पावर है? ना, नहीं है। तो इसको क्या करना पड़ता है, अपनी छोटी दूसरी एक और साथ में पोटली को लेकर आना पड़ता है, तब जाकर वो है इतने सारे गुड्स जो है वो खरीद पाते हैं। आई होप दैट दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परचेसिंग पावर। ठीक है, मूविंग अहेड, अब बात करेंगे डिमांड पुल इन्फ्लेशन और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की। दो प्रकार से इन्फ्लेशन में आपको बता देता हूँ, सिंपल वाले। ठीक है ना, मान लीजिए कि सेलर अपना सामान लेकर बैठा है, मान लीजिए कि ये 4 प्रकार के बायर्स है। ये हो गया आपका हाउस होल्ड, है ना, ये हो गया मान लीजिए आपका इंडस्ट्री या फैक्ट्री आप बोल दीजिए, ये हो गया आपका मान लीजिए फॉरेन का बायर, ठीक है, और ये हो गया आपकी गवर्नमेंट। ठीक है, तो अब पॉइंट ऐसा है कि इन सारे लोगों के पास थोड़ा थोड़ा पैसा है, ये पैसा मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया। ये सारे लोग क्या करें कि इन्होंने अपनी अपनी डिमांड क्रिएट करी और इन्होंने उसके बदले में सारा पैसा जो है वो सेलर को दे दिया। ठीक है, तो ये हो गया पहला सिनारियो। अभी इसी सिनारियो को आप वापस से देखिए, इस सिनारियो के अंदर वापस से हम सेलर को लाएंगे, वापस से हम हमारे बायर्स को लाएंगे, और इस बार हमने क्या देखा कि बायर्स के पास जो है एक्स्ट्रा पैसा आया हुआ है। पहले 2 पोटली 2 पोटली 2 पोटली और 1 पोटली था, अब 3 3 3 और 2 है। तो इसका मतलब ये है कि बायर के पास जो है पैसा ज़्यादा आया हुआ है, तो बायर क्या करेगा कि ज़्यादा खरीदने की कोशिश करेगा। सेलर तो उतना ही सामान लेकर आया है, अचानक से सेलर को थोड़ी मालूम था कि मेरे को ज़्यादा सामान लाना है, तो सेलर तो उतना ही सामान लेकर आ गया है। अब उसमें क्या होगा कि सेलर तो जो बेच पाएगा वही बेच पाएगा, बट मोटा दाम लेकर चला जाएगा और कुछ नहीं है, प्राइजेस राइज हो जाएंगे। तो ये हो गया आपका डिमांड पुल इन्फ्लेशन। नाम से ही समझ में आ रहा है, 2 कार्टून दिखा दिए, उससे समझ में आ जाना चाहिए। डिमांड पुल इन्फ्लेशन मतलब ये है कि लोग ज़्यादा डिमांड करने लग रहे हैं, लोगों के पास ज़्यादा पैसा आ चुका है। ठीक है ना, उसकी वजह से पीपल आर एबल टू बिड द प्राइस अप, पीपल आर एबल टू बिड द प्राइस अप। तो व्हेन पीपल आर एबल टू बिड द प्राइस अप, उसका मतलब क्या हो जाता है, इन्फ्लेशन आ जाता है, और वही चीज़ मैंने आपको दिखाई है। उसके अलावा दूसरा टाइप का इन्फ्लेशन होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल ले लीजिए कि कोई भी हमारे को प्रोडक्शन निकालना है, तो हमारे को 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज़ करना पड़ता है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर को। ठीक है, तो ये लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर को फ्री में तो मिलता नहीं है, इन लोगों को पैसा चुकाना पड़ता है। तो ये जो मैंने सपोज कर लीजिए प्रोडक्शन मैं निकालना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, 4 पोटली पैसा लेकर बैठूंगा। हाँ, 1 पोटली सपोज मैंने रेंट के तौर पर दे दिया, 1 पोटली मैंने जो है वेजिस के तौर पर दे दिया, 1 मैंने इंटरेस्ट के तौर पर दे दिया, 1 मैंने जो है प्रॉफिट के तौर पर अपने घर पर ले गया मान लीजिए, और मैंने ये सारा चीज़ मेहनत मजदूरी करके 4 पोटली पैसा इधर उधर करके मैंने जो है 7 डब्बा जो है प्रोडक्शन निकाल दिया। ठीक है ना, अब देखा आपको मैंने बताता हूँ, तो ये हो गया, ये जो मैंने आपको पे करा, एक इधर मैंने डाला, एक इधर मैंने डाला, एक इधर मैंने डाला, ये क्या है, ये मेरा कॉस्ट है ना। अब अगर मेरा कॉस्ट सपोज कर लीजिए कि और ये मैंने डब्बे को बेच दिया और ये पैसा मेरे को मिल गया। ऑन द अदर हैंड सपोज कर लीजिए कि अब क्या होने लग रहा है कि अब मैंने देखा कि यार पहले तो 4 पोटली पैसे से काम हो जाता था, अब नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि रेंट मेरे को थोड़ा सा ज़्यादा पे करना पड़ रहा है, वेजेस मेरे को थोड़े से ज़्यादा पे करने पड़ रहे हैं, इंटरेस्ट मेरे को थोड़ा सा ज़्यादा पे करना है, और मेरी भी थोड़ी सी भूख बढ़ गई है, तो मेरे को भी थोड़ा सा प्रॉफिट ज़्यादा चाहिए। यानी कि अब क्या हुआ कि पहले 4 पोटली से 7 डब्बा प्रोडक्शन निकल जाता था, अभी 4 पोटली प्लस 4 छोटा और पोटली से जो है आपको 7 डब्बा प्रोडक्शन निकलने लग रहा है। यानी कि जो 7 डब्बा प्रोडक्शन का कॉस्ट है वो बढ़ चुका है, और बढ़ चुका है तो ऑब्वियस ही बात है कि मैं जो रिटेलर, जो कस्टमर है, उससे वो पैसा वसूलने वाला हूं, उससे मैं ज़्यादा पैसा लेने वाला हूं, क्योंकि मेरे को ज़्यादा पैसा लगा है मैन्युफैक्चरिंग करने के अंदर। आप फैक्ट्री ओनर बन जाइए, आप इमेजिन करिए, लॉजिक सी बात है कि अगर आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा तो क्या आप सामने माल आपका बेचेंगे हायर प्राइस के ऊपर? नहीं बेचेंगे, 100% हायर प्राइस के ऊपर बेचेंगे। वही सिंपल बात मैं आपको बोल रहा हूँ हिंदी अंग्रेजी के अंदर। तो वही हो गया आपका कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। आपने करेक्ट, जितना पैसा आपने लगाया प्रोडक्शन के अंदर उतना ही आप कस्टमर से कलेक्ट करेंगे। दिखाने लगा हूँ वही चीज़ मैं आपको। तो ये हो जाते हैं आपके 2 प्रकार के इन्फ्लेशन, डिमांड पुल इन्फ्लेशन बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन करा, और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन जो कि मैंने बड़े सिंपल तरीके से आपको एक्सप्लेन करा। अगर आपको मजा आ रहा है तो आपको लाइक और शेयर जरूर करना है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और होलसेल प्राइस इंडेक्स, ये 2 प्रकार के इंडेक्स है जो कि मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट वालों को मैं यहाँ पर बता दूंगा। उसके अलावा और भी बहुत सारे इंडेक्सेस मैंने क्रैश कोर्स के अंदर डिस्कस करें। सॉरी, मैं सारी चीज़ें तो अभी आपके साथ नहीं डिस्कस कर पाऊंगा क्योंकि समय भी लिमिटेड रहता है आपके पास अभी। होलसेल प्राइस इंडेक्स की अगर हम बात करें तो एवरेज चेंज इन प्राइस हम कैप्चर करने की कोशिश करते हैं बल्क लेवल के ऊपर, मंडी लेवल के ऊपर। आप जानते हैं कि मतलब आधा किलो प्याज, 1 किलो टमाटर, आधा किलो शिमला मिर्ची, 2 किलो भिंडी, ये सब क्या रिटेल बाइंग होने लग रही है ना। होलसेल बाइंग का मतलब क्या होता है कि हाँ 100 किलो, 200 किलो, 400 किलो, 500 किलो, 1000 किलो की क्वांटिटी अगर खरीदी जाती है, बल्क के अंदर अगर ट्रेडिंग करी जाती है, तो उसको हम कहते हैं होलसेल मार्केट, होलसेल ट्रेडिंग बोलते हैं। तो कोई भी जो प्रोडक्ट्स होते हैं
जनरली ऐसा देखा जाता है कि पहले वो होलसेल मार्केट के अंदर आते हैं, फिर वो जो है रिटेल मार्केट के अंदर आते हैं। तो होलसेल मार्केट के अंदर अगर प्राइजेस बढ़ने लग रहे हैं तो उसको कैप्चर करने के लिए हमने होलसेल प्राइस इंडेक्स बना रखा है। और रिटेल मार्केट के अंदर अगर प्राइजेस बढ़ने लग रहे हैं, किराना स्टोर लेवल के ऊपर अगर प्राइजेस बढ़ने लग रहे हैं, तो उसको कैप्चर करने के लिए हमने कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बना रखा है। तो अब बात करेंगे WPI के बारे में। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता दूंगा। बल्क लेवल के ऊपर बात करी जा रही है। 3 मेजर ग्रुप्स रहते हैं इसके अंदर, प्राइमरी आर्टिकल्स, फ्यूल, पावर, राइट, फ्यूल एंड पावर एंड मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स। तो ये 3 आर्टिकल्स है, इनको आपको याद कर लेना है। प्राइजेस जो है एक्स फैक्ट्री लेवल, एक्स मंडी लेवल या एक्स माइन लेवल की प्राइजेस को हम लोग कंसीडर करते हैं, ठीक है ना। WPI की एक बास्केट रहती है और उस बास्केट के अंदर अलग अलग कमोडिटीज को अलग अलग वेटेज दिया गया है। सर्विसेज को कवर नहीं करा जाता है। ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, जो कि ये ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर DPIIT, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, जो है WPI को निकालने में मदद करता है। यूज क्या है WPI का? ऑब्वियस ही बात है, इन्फ्लेशन को एस्टिमेट करना, इन्फ्लेशन को मेजर करना। गवर्नमेंट इंटरवीन कर पाती है जब वो मेजर करेगी कोई चीज को, तो ही इंटरवीन करेगी। आपको बुखार हो रहा है, थर्मामीटर लगाकर देखेंगे, मालूम पड़ा ज्यादा बुखार हो रहा है तो ज्यादा इंटरवेंशन करेंगे। आपको लग रहा है हल्का फुल्का बुखार है तो आप कम इंटरवेंशन करेंगे। तो एकदम सिमिलर लाइन्स के ऊपर होलसेल प्राइस इंडेक्स भी वैसे ही काम करता है, ठीक है ना। डिफ्लेटर के तौर पर भी इसको यूज कर सकते हैं। GDP डिफ्लेटर का कॉन्सेप्ट मैं आपको कल बता चुका हूँ। कई निगोशिएशंस वगैरह के अंदर, कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह के अंदर भी WPI को रखा जाता है कि हर साल जितना इन्फ्लेशन बढ़ेगा उतना ही कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। इस प्रकार से नेगोशिएशंस होते हैं, राइट। उसके अलावा बेस ईयर एक डिटरमाइन करा जाता है। जैसे बेस ईयर को कई बार चेंज कर दिया गया है। अब जो है बेस ईयर 2011-12 हमने करा हुआ है। तो पॉइंट क्या है कि जब हम बेस ईयर को आगे लेकर आते हैं तो हम जो बास्केट ऑफ गुड्स है जिसके बेसिस के ऊपर हम लोग WPI बनाने लग रहे हैं, उस बास्केट को अपडेट करते हैं। ट्रांजिस्टर इंडिया के अंदर आज के दिन बन रहा है, कोई यूज करने लग रहा है? आप मेरे को बताइए, नहीं यूज करने लग रहा है। एक टाइम पे बहुत ज्यादा बल्क के अंदर ट्रांजिस्टर्स बनने लग रहे थे, बिकने लग रहे थे। अगर ट्रांजिस्टर का भाव ज्यादा जाता था तो उसकी वजह से जो है इन्फ्लेशन आता था। आज के दिन जो है ट्रांजिस्टर का भाव उतना नहीं जाता है, तो भाव अगर जाता भी है तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो पॉइंट मैं ये बोलना चाहता हूं आपको कि जो चीजें बल्क के अंदर आज के दिन ट्रेड होने लग रही है उनको हमारे को कैप्चर करना है। तो आज भी हम बैठे हैं अगर 2020 के अंदर, ठीक है ना, तो हम 2011-12 का आज भी बास्केट को यूज करने लग रहे हैं। हमारे को एक क्राइंग नीड है कि हम जो बेस ईयर को जो है मॉडिफाई करें, बेस ईयर को अपने नजदीक में लेकर आएं। और उससे क्या होगा कि जो कमोडिटी ऑफ बास्केट्स हैं जिसको यूज करके हम जो है WPI बनाते हैं, वो WPI की बास्केट विल बिकम मोर रेलेवेंट। वो WPI की बास्केट जो है ना, इट विल बिकम मोर मोर इन ट्यून विद द टाइम्स, वैसी वाली चीज हो जाएगी। क्योंकि आज के दिन जो चीजें ट्रेड होने लग रही है कमोडिटी लेवल के ऊपर, बल्क लेवल के ऊपर, उनके प्राइजेस को हमारे को कैप्चर करना है। जितना ज्यादा उनका प्रोडक्शन होने लग रहा है उतना ज्यादा उनका इंपॉर्टेंस है इन डिटरमाइनिंग द प्राइस। जितना कम उनका प्रोडक्शन निकलने लग रहा है, जितना कम उनका ट्रांजैक्शन होने लग रहा है, उतना कम उनका वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ डिसाइडिंग कि मतलब क्या होने लग रहा है इन टर्म्स ऑफ द WPI। तो आई होप आपको समझ में आने लग रहा है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ अपडेटिंग द बेस ईयर। बेस ईयर अपडेट करने से वी कम क्लोजर टू द रियलिटी, वी आर एबल टू ट्रैक द प्राइजेस बेटर, राइट। तो यही चीज आपको बता दी है। रिवीजन का मतलब ये नहीं कि खाली बेस ईयर चेंज कर देना, हम साथ साथ में जो बास्केट ऑफ कमोडिटीज है उसको भी चेंज करते हैं, नई कमोडिटीज इंट्रोड्यूस करते हैं, नए वेट्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद इन लोग क्या बता रहे लग रहे हैं, पहले जो था 676 कमोडिटीज नंबर ऑफ आइटम्स इन्वॉल्व थे WPI बास्केट में, उसको बढ़ा के हमने 697 कर दिया। उसके बाद हमने क्या करा है, 199 आइटम्स को ऐड करा है, 146 ओल्ड आइटम्स को सब्ट्रैक्ट करा है। ये इंपॉर्टेंट वाले आइटम्स थे, इनको इंट्रोड्यूस करना जरूरी था। ये पुराने वाले आइटम थे जिनको अब कोई यूज नहीं करता, कोई खरीदता, बनाता, बेचता, खरीदता कुछ नहीं है, तो इसको हमने ड्रॉप कर दिया है। उसके अलावा जो प्राइस के कोटेशंस है वो हमने जो है 8331 पॉइंट से मंगवाना शुरू करा है, जो कि अपने को एक एक्यूरेट इंप्रेशन ऑफ प्राइस देगा, एक्यूरेट इमेज ऑफ प्राइस जो है वो हमारे सामने आ जाएगी। होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है 2011-12 के बेस ईयर से कैलकुलेट करता है और उसमें जो है टैक्सेस जनरली इंक्लूड नहीं होते हैं। ये जनरली मैं आपको बोलने लग रहा हूँ, इस चीज को आपको याद रखना है, राइट। उसके बाद आप देख लीजिए, प्राइमरी आर्टिकल्स एक था, फ्यूल एंड पावर एक था, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स 8 था, 3 प्रकार के ग्रुप्स थे। और वेट्स भी मैंने आपको दिखा दिए हैं। तो सबसे ज़्यादा वेट जो है मैन्युफैक्चर्ड का है, उसके बाद आपके प्राइमरी आर्टिकल्स का है, और उसके बाद जो है वो आपके फ्यूल एंड पावर का है 2004-5 के अंदर। और वही चीज़ जो है वो आपको 2011-12 के अंदर भी देखने को मिलती है, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आता है। आई होप दैट दिस इज एक्सट्रीमली क्लियर टू यू। सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ आइटम अगर देखा जाए तो वो भी इसके अंदर है, किसके अंदर है, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर है।
उसके बाद जो है वो आपका ये आ जाता है, क्या नाम है इसका, प्राइमरी आर्टिकल्स, और फिर उसके बाद ये आ जाता है आपका फ्यूल एंड पावर। आई होप दैट दिस इज एक्सट्रीमली क्लियर टू यू। राइट नाउ लेट अस टॉक अबाउट कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। रिटेल लेवल के ऊपर प्राइसेस के अंदर क्या चेंज हो रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बताने लग रहा हूं, क्योंकि हमने डब्ल्यूपीआई में बोला था कि डब्ल्यूपीआई में सर्विसेज आर नॉट इंक्लूडेड, सीपीआई में सर्विसेज आर इंक्लूडेड। सीपीआई नंबर मेजर्स चेंज इन ओनली वन ऑफ, तो प्राइस के अंदर जो चेंज है उसको मेजर बेसिकली करा जाने लग रहा है। राइट जो सरकार डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता देती है, जो लेबर जो मजदूर लोग अपनी वेजेस डिसाइड करवाते हैं, राइट वो सारी जो चीजें डिसाइड होती है, डिपेंड करता है कि सीपीआई क्या चलने लग रहा है। अगर सीपीआई तेज भाग रहा है तो सबकी पगारों को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि सबके घर तो चलने चाहिए ना, नहीं तो ऐसे कैसे चलेगा काम, ठीक है। और अगर सीपीआई कंट्रोल में है तो प्राइस को सरकार, सबकी जो कॉस्ट है, सबका जो ये है क्या बोलते हैं वेजेस है, उनको उतना ज़्यादा इंक्रीज करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहने वाली है। लैस्पेयर्स इंडेक्स करके एक इंडेक्स होता है, उसको यूज़ करके जो है हम सीपीआई को बनाते हैं। उसके बाद आप देख लीजिए सीपीआई अलग अलग प्रकार से हमने बनाया था। सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर भी होता है, सीपीआई एग्रीकल्चरल लेबर भी होता है, रूरल लेबर भी होता है, अर्बन सीपीआई भी होता है, एंड सीपीआई रूरल भी होता है। तो ये अलग अलग प्रकार से था। जो सीपीआई आईडब्ल्यू है, इंडस्ट्रियल वर्कर एज वेल एज सीपीआई एग्रीकल्चर लेबर एंड रूरल लेबर है, उसको कौन बनाता है, उसको लेबर ब्यूरो बनाता है, ठीक है। और सीपीआई अर्बन, सीपीआई रूरल को कौन निकालता है, आपका सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन निकालती है, विच वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, यानी जिसको हम प्यार से मॉस्पी भी कहते हैं। आरबीआई ने क्या करा है कि सीपीआई कंबाइंड यूज करना स्टार्ट करा है, जो कि अर्बन एंड रूरल का कंबाइंड है, जो कि एक लौता मेजर है, सोल मेजर है, जो कि मॉनेटरी पॉलिसी के लिए यूज करा जाता है। मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में मैंने आपसे हल्की फुल्की बात पहले ही कर चुका हूं कि 4% प्लस माइनस 2% के ब्रैकेट के अंदर सीपीआई को रखना है। अगर नहीं रख पाएंगे तो उसको फेलियर माना जाने वाला है। मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क जो है उसके बारे में आपके पास थोड़ी बहुत आइडिया है, राइट, उसको आप पढ़ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं डब्ल्यूपीआई वर्सेस सीपीआई की। तो डब्ल्यूपीआई में बल्क लेवल के ऊपर प्राइसेस देख रहे हैं, सीपीआई में रिटेल लेवल के ऊपर प्राइसेस देख रहे हैं। डब्ल्यूपीआई में एक्स फैक्ट्री लेवल या एक्स माइन लेवल या मंडी लेवल, और इसमें हम जो है रिटेल लेवल के ऊपर प्राइसेस देखने लग रहे हैं। जनरली डाइवर्जेंस हो सकता है बिटवीन डब्ल्यूपीआई एंड सीपीआई। क्यों डाइवर्जेंस हो सकता है, क्योंकि सीपीआई के अंदर जो फूड है उसका वेटेज ज़्यादा है, 39.1% है। डब्ल्यूपीआई के अंदर फूड आर्टिकल्स, चाहे वो मैन्युफैक्चर्ड वाले हो या प्राइमरी या दूसरे वाले हो, एग्रीकल्चरल वाले हो, उनका वेटेज कम है। तो अगर फूड का प्राइस भागेगा तो सीपीआई के ऊपर ज़्यादा असर पड़ेगा, डब्ल्यूपीआई पे कम असर पड़ेगा। अगर सीपीआई फूड का प्राइस डिप्रेस जाएगा तो सीपीआई पे ज़्यादा असर पड़ेगा, डब्ल्यूपीआई पे कम असर पड़ेगा। सीपीआई के अंदर हाउसिंग, एजुकेशन, मेडिकल, रिक्रिएशन, दुनिया भर की चीज़ें हैं जो डब्ल्यूपीआई के अंदर नहीं है। डब्ल्यूपीआई के अंदर दुनिया भर की चीज़ें हैं, मैन्युफैक्चरिंग, इनपुट्स, इंटरमीडिएट गुड्स, है ना, जो ग्लोबल फैक्टर से डिटरमाइंड है, जो कंज्यूमर डायरेक्टली कंज्यूम नहीं करता है। तो ये की डिफरेंसेस है। अगर डब्ल्यू होलसेल प्राइस के अंदर अप डाउन आने लग रहा है तो आज नहीं तो कल सीपीआई के अंदर भी अप डाउन आएगा। उतना ही आएगा कि नहीं आएगा वो देखने वाली बात है, क्योंकि वेटेज अलग है, कमोडिटीज अलग है, कंपोजिशन अलग है, लेकिन आएगा तो आएगा ही आएगा, लेकिन कितना आएगा वो एक देखने वाली बात है। लेकिन जनरली होलसेल प्राइस इंडेक्स में जो भी चेंज आता है थोड़े कुछ हफ्तों में या मान लीजिए एक आध महीने के अंदर वो सीपीआई के अंदर आपको देखने को मिलेगा। फॉर द सिंपल रीजन कि कैसा रहता है कि सप्लाई चेन के अंदर बहुत सारा माल ऑलरेडी रखा हुआ रहता है पुरानी रेटों का। तो जब तक वो पुरानी रेटों का माल खत्म नहीं हो जाता है तब तक जो है प्राइस चेंज नहीं होता है अचानक से, तो धीरे धीरे प्राइस चेंज होता है रिटेल लेवल के ऊपर, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं डब्ल्यूपीआई वर्सेस सीपीआई की। रीजंस क्या है इंडिया के अंदर इन्फ्लेशन बार बार में ऊपर नीचे हो जाने का? ग्लोबल इकोनॉमी से हम एसोसिएटेड, अगर दुनिया के अंदर शक्कर के भाव, प्याज के भाव और ऑयल के भाव, सारी एनर्जी के भाव अगर अप डाउन जाएंगे तो ऑटोमेटिक से इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर भी पड़ेगा। अगर सरकार बहुत ज़्यादा एमएसपी को इंक्रीज कर देती है तो उसकी वजह से भी इन्फ्लेशन आ सकता है। डिमांड हमारी ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ चुका है, एस्पिरेशन लोगों की बढ़ चुकी है, लेकिन अगर सप्लाई मैच नहीं करती है तो उसका मतलब ये डिमांड इज नॉट, सप्लाई इज नॉट एबल टू मीट द डिमांड, यानी कि डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई। तो ऐसे माहौल में एक ही चीज़ हो सकती है कि प्राइस बढ़ जाए, लोगों की इनकम बढ़ जाती है या लोगों को एक्सेस टू क्रेडिट मिल जाता है तो लोग ज़्यादा डिमांड क्रिएट कर पाते हैं। उसके अलावा जो हमारी इकोनॉमी जो है उसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग क्षमता हमारी कम है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच जो है जितना प्रोडक्ट्स हमारे को अवेलेबल होने चाहिए, जो सारी चीज़ें होनी चाहिए उतनी हमारे पास अवेलेबल कभी भी नहीं रहती है, और हमारे पास इंफ्रा जो है वो भी उतना अच्छा नहीं रहता है कई बार। तो एज अ रिजल्ट ऑफ विच देयर आर सम स्ट्रक्चरल फैक्टर्स जिसकी वजह से कैसा रहता है कि जो लोगों की डिमांड है उसको एडिक्वेटली हम फुलफिल नहीं कर पाते हैं, इसकी वजह से इन्फ्लेशन इंडिया के अंदर आ जाता है। इन्फ्लेशन टारगेटिंग के बारे में आपसे ऑलरेडी बात कर चुका हूँ। मॉनेटरी पॉलिसी की स्ट्रेटेजी है कि हमारे को प्राइस लेवल को मेंटेन करना है विद इन अ पर्टिकुलर रेंज। क्यों
प्राइस लेवल को मेंटेन करना है विद इन अ पर्टिकुलर रेंज, क्योंकि अनसर्टेनिटी को अवॉइड करना है, प्रिडिक्टेबिलिटी लानी है, ट्रांसपेरेंसी लानी है। हाउस होल्ड्स और कंपनीज को बहुत गहरा इंपैक्ट पड़ता है इन्फ्लेशन का, तो यदि उनको मालूम है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहेगा और इन्फ्लेशन कितना रहेगा तो वो अपने डिसीजंस को बेटर कर पाएंगे। एडवांस्ड इकोनॉमीज जितनी भी है वहां पर भी इन्फ्लेशन टारगेटिंग करा जाता है, फ्लेक्सिबल तरीके से करा जाता है, राइट। और वही चीज इंडिया ने भी अडॉप्ट करी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क के बारे में हमने ऑलरेडी बात कर ली है। 4% प्लस माइनस 2% के अंदर हमारे को रखना है। आरबीआई को जो है इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए काम करना है, बट एट द सेम टाइम ग्रोथ को भी ध्यान में रखते हुए काम करना है। अगर डिमांड बहुत ज्यादा डाउन 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 जाने लग रही है तो इसको शोर अप करने के लिए एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी अपनानी पड़ती है, लेकिन अगर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा अप जाने लग रहा है तो इसको कंट्रोल करने के लिए कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी अपनानी पड़ती है। और ये दोनों चीजों को साथ में रख के आरबीआई को चलना पड़ता है, लेकिन इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना अब आरबीआई की प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी बना दी गई है, जिसके लिए आरबीआई जो है सीपीआई कंबाइंड को नॉमिनल एंकर मानता है और इसी को देखकर जो है पॉलिसीज जो है बनाने की कोशिश करता है। ये हर 5 साल में सरकार डिसाइड करेगी आरबीआई के साथ मिलकर कि ये सीपीआई कंबाइंड का टारगेट क्या रहना चाहिए। यही सारी चीज़ें जो है जो भी कानूनी कार्रवाई हुई थी वो मैंने आपके सामने यहाँ पर उठा के रख दिया। आप इसको पढ़ेंगे तो आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा, राइट। अब आपको हाउ टू कंट्रोल इन्फ्लेशन तो समझ में आ ही चुका है। इन्फ्लेशन अगर आ रहा है तो आपको कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी अपनानी है। कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब है रिवर्स रेपो को इंक्रीज कर दो, उसकी वजह से मनी सप्लाई डाउन चली जाएगी। इस प्रकार की मॉनेटरी पॉलिसी को हम टाइट मॉनेटरी पॉलिसी या हॉकिश मॉनेटरी पॉलिसी भी कहेंगे। रिजर्व रेशियो रिक्वायरमेंट यानी कि सीआरआर एसएलआर को आप इंक्रीज कर दो, ठीक है। उसके अलावा आप ओएमओ में सेल कर दो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को, लोगों को बॉन्ड्स बेच दो, लोगों से पैसा ले लो। उसके अलावा आप इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को इंक्रीज कर दो, तो शायद लोग जो है डिपॉजिट कर देंगे अपना पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर, क्योंकि उनको इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा। इसका मतलब ये कि लोगों के हाथ में पैसा कम रहेगा। इसको भी हम कहेंगे कॉन्ट्रैक्शनरी या टाइट या हॉकिश मॉनेटरी पॉलिसी। ये होता है हमारा इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के सारे तरीके। आई होप आपको लेक्चर के अंदर बहुत मजा आने लग रहा है और आप सारी चीजों को लाइक शेयर कर चुके हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा आपका एक्सपीरियंस कैसा था। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।